प्रक्षेपास्त्र, 214 mm पिनाका रॉकेट और 15 मीटर सर्वत्र ब्रीजिंग सिस्टम का नजारा भी देखने को मिलेगा। वहीं राजपथ पर इस बार अग्नि 5 प्रक्षेपास्त्र का प्रदर्शन भी होगा। सेना के बड़े विमान मसलन C-130 हरक्यूलिस और IL-78M के ईंधन टैंकर विमान से लेकर जगुआर और सुखोई 30 MKI परेड की शान होंगे। यानी 64वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर हर साल की तरह इस बार भी देश की ताकत, देश की संस्कृति, देश की विरासत और देश की एकता दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो देखा आपने कार्यक्रम तो आपको पता ही है, हर साल आप परेड देखते भी होंगे। छुट्टी का दिन होता है, पता नहीं कितने लोग उठते हैं, लेकिन देखना जरूर चाहिए। सबसे पहले मेजर पूनिया, स्वागत है। ब्रिगेडियर साहब, स्वागत है आपका। मुबारक हो, 64 का हो गया है। आपको मुबारक हो। ये बताइए मेजर साहब, पहले आप ही से पूछेंगे। आप तो क्योंकि प्रेसिडेंट हाउस के अंदर रहते हैं, हम लोग तो बाहर का नजारा देखते हैं जब परेड निकाली जाती है। अंदर से तैयारी कितने दिन पहले और कैसे शुरू हो जाती है? सबसे पहले मैं आपको, आपके न्यूज चैनल न्यूज 24 को, बीडी और समस्त देशवासियों को 64वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। फिर मैं आपके पूछे इस सवाल के जवाब पे आता हूँ। राष्ट्रपति भवन के अंदर राष्ट्रपति जी के साथ जो भारतीय सेना की जो एक रेजिमेंट है, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, राष्ट्रपति अंगरक्षक, वो पूरे सेरेमोनियल परेड का मुख्य हिस्सा है। क्योंकि राष्ट्रपति भवन से लेके राजपथ तक जब तक तिरंगा नहीं फहराया जाता तब तक वो राष्ट्रपति के साथ अगुवाई करते हैं। और इस परेड के अंदर कम से कम 1 महीने पहले सुबह से लेके शाम तक दिन में कम से कम 6 घंटे इस परेड की तैयारी होती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा आपका वक्त लेना चाहूँगा, कि जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है वो दुनिया की एकमात्र ऐसी बटालियन है, ऐसी रेजिमेंट है जो पैरा कैवलरी है, जिसके सारे जवान, सारे ऑफिसर एक सकुशल घुड़सवार, पैराट्रूपर और टैंक चलाने में माहिर हैं। सारे के सारे, पूरी सारे के सारे सिर्फ दुनिया में एकमात्र ऐसी रेजिमेंट है और देश की सबसे पुरानी रेजिमेंट प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है। इसकी स्थापना 1773 में हुई थी। 1950 से लेके आज तक सिर्फ यही एक ऐसी रेजिमेंट है जिसने हर रिपब्लिक डे परेड पे हिस्सा लिया। कितने जवान होते हैं इसमें? इसके अंदर परेड के अंदर 46 जवान और ऑफिसर पार्ट लेंगे। 2 डिवीजन है, एक डिवीजन में 20 घोड़े होते हैं। घोड़ों को हम सेना की भाषा में चार्जर कहते हैं। और जब राष्ट्रपति महोदय की जो लिमोजिन गाड़ी चलेगी, जब आप देखेंगे परेड के ऊपर, तो उसके आगे 20 घोड़े जो पहली डिवीजन होगी और उसके पीछे 20 घोड़े। सबसे आगे जो 3 घोड़े हैं उनमें जो दाएं बाजू और बाएं बाजू के घोड़े हैं उनको पॉइंटर बोलते हैं, जो पूरे परेड का मार्गदर्शन करते हैं। अब जब शुरू होगी ना परेड, तब आपसे और पूछेंगे, क्योंकि लाइव तस्वीरें देखकर और अच्छे से लोग समझ पाएंगे जो हमें इस समय देख रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपने तो पता नहीं कितने, आप तो बरसों से देखते आ रहे हैं लगातार रिपब्लिक डे की परेड, आजादी के बाद से ही। बहुत बदली होगी ये भी। आज जैसा नजारा आपको दिखाई दे रहा है, क्या हमेशा से इसी तरह का नजारा था आपके जमाने में या बहुत बदलाव आया है? नहीं, बहुत बदलाव आया। और मैं तो 1961 में मुझे कमीशन मिली थी और 1961 में तो यह एक ऑर्डिनरी परेड के तरीके से हुआ करती थी और कुछ हमारे जो पुराने टैंक थे। क्या इतनी भीड़ होती थी उस समय भी जैसे आज देखते हैं? नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। बहुत कम लोग आते थे और अब तो वहाँ पर इतनी भीड़ है कि लोग, बहुत ज़्यादा लोग तो बाहर ही रह जाते हैं, पहुँच भी नहीं पाते हैं। और अब जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन भी हर साल बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इक्विपमेंट भी, जैसे जैसे हमारे पास नए इक्विपमेंट, नए इजाद हो रहे हैं, इक्विपमेंट भी बहुत अच्छे आने लगे हैं और इक्विपमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शित होते हैं। सेना की शक्ति भी बढ़ रही है और सेना की शक्ति भी बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शित होती है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और बदलाव प्रोग्रेस, तरक्की, उन्नति की तरफ है। अच्छा, अमर जवान ज्योति पर ही सारा का सारा कार्यक्रम हर साल शुरू किया जाता है, और हो भी क्यों ना। जिन जवानों ने, जिन अफसरों ने अपनी जान देकर हमें आजादी दिलाई, उनको याद करना, चाहे वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी। अमर जवान ज्योति के बारे में जब आपने सवाल रखा है, तो अमर जवान ज्योति 1971 की जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो जंग हुई, उसके अंदर जितने जो फौजी शहीद हुए उनकी यादगार में तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने अमर जवान ज्योति की स्थापना की थी। और अमर जवान ज्योति पे जैसे आप देखते हैं, एक राइफल उल्टा और उसके ऊपर हेलमेट है और हमेशा एक ज्योति जलती रहती है उन शहीदों की
याद में जिन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। बिल्कुल, क्यों ना। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो यह है कि एक हमारा यह बहुत बड़ा रिस्पेक्टेड मॉन्यूमेंट है जिसमें तमाम शहीदों के बहुत पहले से नाम लिखे हुए हैं इंडिया गेट पर। पहली बात तो यह है। दूसरा, जो अमर ज्योति की स्थापना हुई है, इससे इसमें जो इमोशनल, भावनात्मक जो इसका महत्व है वो और भी बढ़ जाता है। और तीसरी बात यह है कि यह राजपथ पर है और राजपथ पर ही परेड होती है, तो इससे संलग्न है। और इस वजह से यहाँ पर एक जो सांकेतिक हम अपना रिस्पेक्ट देते हैं जवान को, अमर जवान को, जो कि देश के लिए अपने पूरा न्यौछावर कर दिए हैं, तो यह पूरा मिला के एक बहुत सैंक्टिटी रखता है और इसलिए यहाँ पर यह करना बहुत ही भावनात्मक है। अमर जवान, जैसा हम कह रहे थे कि परेड की शुरुआत 26 जनवरी के दिन या 15 अगस्त के दिन, इन दिनों पर खास तौर से अहमियत रखता है अमर जवान ज्योति, क्योंकि जैसे आप भी कह रहे थे, जिन जवानों ने देश की रक्षा में अपनी जान गंवाई है उनको याद करना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये ज्योति, अमर जवान ज्योति, इसकी तस्वीरें भी आपको लाइव थोड़ी देर में दिखाएंगे क्योंकि कार्यक्रम वहीं से शुरू होने वाला है। एयरफोर्स, नेवी के चीफ और आर्मी के चीफ तीनों वहां जाते हैं, शुरुआत वहीं से होती है। दोनों रक्षा मंत्री जो राज्य रक्षा मंत्री हैं और रक्षा मंत्री, साथ में प्रधानमंत्री भी वहां जाते हैं। वहीं से सारा कार्यक्रम शुरू होता है। देखिए, कार्यक्रम तो शुरू होना चाहिए उसी जगह से जहां पर हम पहले अपने भावनात्मक आदर दें और भावनात्मक एक हम प्रणाम करें और सोल्जर को जो अपने न्यौछावर कर चुके हैं, जो वहां पर अमर हो चुके हैं, मैं उनको अमर ही मानता हूं क्योंकि ये सोल जो है वो हमेशा अमर होता है। तो जो अमर हो चुके हैं उनको अगर हम श्रद्धा दे के कोई काम शुरू करते हैं तो हमारा इंडियन ट्रेडिशन है, भारत की ये परंपरा रही है और इसलिए बहुत ही एक औचित्य पूर्वक काम शुरू होता है और इसलिए हम शायद अमर ज्योति से ही शुरू करना अच्छा ही समझते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये तस्वीरें देखिए मेजर पूनिया, ये जो तैयारी हो रही है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो परेड की तैयारी है वो तो जवान अंदर 1 महीने से शुरू कर देते हैं, 1 महीना पहले, लेकिन ये जो तैयारी है, चाहे अमर जवान हो या प्रेसिडेंट के बाहर की सजावट हो, बैठने का अरेंजमेंट हो, हम देख रहे हैं धारा 144 15-20 दिन पहले से लगा दी जाती है, लेकिन वो सारा का सारा, अब तो खैर सब एक सेट पैटर्न है, आदत हो गई क्योंकि हर साल किया जाता है, लेकिन फिर भी तैयारी तो बहुत होती है। जैसे ये देखिए, सिक्योरिटी है, बाकी सजावट है, सबके बैठने का इंतजाम है, कोऑर्डिनेशन है, बहुत टाइम लगता होगा। टाइम भी लगता है और इसकी एक अहमियत भी है। अगर इतने बड़े एक राष्ट्रीय पर्व पे हमें सुरक्षा का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े पर्व के ऊपर अगर कुछ भी गलत हो जाए तो वो दुनिया में एक गलत संदेश जाता है। तो जो आप बोल रहे हैं कि 144 धारा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पूरा एरिया है रायसीना हिल से लेके अमर जवान ज्योति तक का, उसको दोनों साइड से सैनिटाइज कर दिया जाता है और किसी भी व्यक्ति का मूवमेंट तभी होता है जब उनकी पूरी चेकिंग हो जाती है। और आज भी परेड से पहले पूरी रात भर वहां पे जो खोजी कुत्ते हैं और जो सेना की और जो देश की खुफिया एजेंसीज हैं, उनकी पूरी गश्त रहती है कि किसी भी वक्त कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा राष्ट्रीय पर्व जो हम खुशी से मना रहे हैं उसमें कोई ऐसा दखल ना हो जो देश के लिए। अच्छा, मौसम का फैक्टर ध्यान में रखा जाता है जब तैयारी होती है, तो बारिश हो जाए? नहीं, ये सब नहीं रखा जाता है, ये किया ही नहीं जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि ये पर्व है, एक प्रदर्शन है और एक परंपरा है, इसलिए यहाँ पर इतनी तैयारी करना आवश्यक है। और ये पर्व, परंपरा और प्रदर्शन में तैयारियां ही हैं जो कि पूरे माहौल को एक अच्छा बनाती हैं। तो ये लाजमी है और ये बहुत ही स्वाभाविक है कि ऐसी तैयारी की जाए और इस तैयारी से इसकी गरिमा बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है। मेजर साहब, एक और बात बताइए, जो सारे टैंक्स और सारे फाइटर प्लेन्स और मिसाइल्स वगैरह हम देखते हैं राजपथ पर उतर आती हैं, ये कहां से लाए जाते हैं? क्योंकि आम आदमी यही सोचता है कि ये तो बॉर्डर पे होने चाहिए, इनको कैसे आप ट्रांसपोर्ट करके राजपथ पर लेके आते हैं और वापस कैसे जाते हैं? ये ऐसा नहीं है कि सारे टैंक और सारी मिसाइल सारे के सारे बॉर्डर पे ही होते हैं, ऐसा नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है, देश का सत्ता केंद्र है और राजधानी की सुरक्षा के लिए राजधानी के नजदीक जगह जगह ब्रिगेड, डीव हेडक्वार्टर हैं, कोर हेडक्वार्टर हैं, तो वहाँ पे सारी यूनिट्स हैं, आर्मर्ड की यूनिट्स हैं, इन्फेंट्री की यूनिट हैं, तमाम तरीके के जो फौजी सहायक यूनिट्स हैं वो हैं। और आप जब देखते हैं, इससे जस्ट पहले 13 जनवरी और 15 जनवरी को सेना दिवस हुआ था, तब भी जो आर्मी परेड ग्राउंड है वहाँ पे सारी जितने भी जो हमारे टैंक हैं, मिसाइल्स हैं, BMPs हैं और जो पालम एयरपोर्ट है वहाँ पे सारे जो हमारी फाइटर प्लेन्स हैं
और साथ में तुगलकाबाद जो एयरपोर्ट है वहाँ पे भी सारे डमी तो नहीं होते, सारे असली होते हैं। बिल्कुल असली सब होते असली हैं। होते हैं। इसके साथ एक बात और भी है कि यह सब चीजें एक आपकी एजिलिटी भी बढ़ाती हैं। आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, किसी प्रदर्शन में जाते हैं, कहीं अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो इससे भी कार्यक्षमता बढ़ती है जवान की। इससे कार्यक्षमता बढ़ती है, वो लोग जो इस इक्विपमेंट को हैंडल करते हैं। तो इसलिए यह भी एक अच्छी बात है कि ये मूवमेंट होते रहते हैं और सब कार्यरत रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। नहीं, कोई नहीं चाहता युद्ध हो, लेकिन फिर भी तैयार तो हमेशा रहना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक। 64वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। परेड बस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। तस्वीरें भी आपको लाइव दिखाएंगे, खास मेहमानों से समझाते भी आपको रहेंगे अहमियत क्या है, तैयारी कैसे होती है, मतलब क्या है। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। जी हाँ, 63 साल का हो गया है हमारा गणतंत्र। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। अब से थोड़ी ही देर में इंडिया गेट के आसपास गहमा गहमी बढ़ने वाली है, परेड शुरू होने वाली है। लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन अहमियत और इसका मतलब समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में, जैसे हमने पहले बताया, खास मेहमान है मेजर पूनिया और ब्रिगेडियर मिश्रा। मेजर पूनिया, सिर्फ हिंदुस्तान में इस तरह की परेड होती है, इतनी बड़ी, इतनी मैसिव, या दुनिया में आपको लगता है, क्योंकि आपने तो कई जगह देखा है दुनिया में, इससे भी और बड़ी, ज्यादा बड़े स्केल पे की जाती है परेड? जैसे ब्रिगेडियर बीडी सर ने बताया कि जो साम्यवादी जो देश थे, जैसे रशियन फेडरेशन था और अभी चाइना है, ये लोग अपनी आवाम को दिखाने के लिए कि वो कितने पावरफुल हैं, उन्होंने इन परेड्स की शुरुआत की। और आपने 2 साल पहले देखा होगा कि जो चाइना ने जो उनकी रिपब्लिक डे परेड है वो की थी, लगभग 2.5-3 घंटे तक शो चला और पूरा बीजिंग ठप हो गया था। हर देश ये एक उनके देश के लिए, लोगों के लिए, उनकी सेना के लिए एक बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट होता है कि उनका मुल्क उनको देख रहा है और लोगों में एक विश्वास पैदा हो रहा है कि हमारी सेना इतनी मजबूत है कि सरहदों की हिफाजत कर सकती है। ब्रिगेडियर मिश्रा, वाकई एक परंपरा तो है इसमें, एक पर्व है इसे मनाने का, लेकिन इस परेड का मकसद वाकई आज भी ये रहता है कि दुनिया भर को ये दिखाना है कि हमारी ताकत कितनी है। ये अब हमारे लिए परंपरा ज्यादा हो गई है, क्योंकि आजकल जितने विकसित देश हैं और जो भी विकास हो रहे हैं, और खास तौर से सैन्य शास्त्र और शस्त्रों में और अस्त्रों में, वो अब तो आप टेलीविजन पर या किसी और माध्यम से कभी भी देख सकते हैं। तो ये अब हमारी परंपरा बहुत ज्यादा रह गई है। और ये हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने साम्यवादी देशों से ये ऐसे देखा था और उन्होंने भी ये समझा कि शायद इसकी आवश्यकता है। तो धीरे धीरे करके ये अब एक शो ज्यादा रह गया है, और इसमें जो मैसेज है वो मैसेज सिर्फ एक प्रदर्शन का ही है, और बाकी में से तो आप जानते ही हैं कि अब सब देश जानते हैं, जनता जानती है, इतनी जागरूक हो गई है और इतने मीडिया से लगाव हो गया है सबका, सभी जानते हैं कि हमारे पास क्या है, दूसरे देश के पास क्या है। अब जनता को एक प्रदर्शन करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन फिर भी एक स्ट्रेटेजिक एक इसमें सोच नहीं होती है मेजर पूनिया के अपनी असली ताकत कोई इस तरह से क्यों पब्लिक डिस्प्ले पर डालेगा, जब आपको पता है कि आपके पड़ोसी देश आपके इतने अच्छे संबंध नहीं है उनके साथ। और जैसे सर ने बताया कि पूरे देश के जितने भी युवा हैं, जागरूक लोग हैं, मीडिया है, सबको आज इंटरनेट के थ्रू और सारे मीडिया के मोटे तौर पर पता है कि हमारी ताकत कितनी है। और जो हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं, जो पड़ोसी मुल्क हैं, वो भी अपनी प्लानिंग और अपनी स्ट्रेटजी इसी हिसाब से तय करते हैं कि हमारे पास क्या है। तो उनको दिखाने के लिए नहीं है, और देश को, जनता को तो पता ही है। और इतना बड़ा फंक्शन जो है ये एक सांकेतिक तौर पे एक राष्ट्रीय पर्व है, और लोगों के अंदर जो देश प्रेम की जो भावना है वो एक मुख्य इसका एक हिस्सा है। लेकिन फिर भी जो दुश्मन देश है, जैसे आप कह रहे हैं, नजर तो जरूर रखते होंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद ये कार्यक्रम बस शुरू होने वाला है, थोड़ी देर में फिर लौट रहे हैं। देखते रहिए न्यूज़ 24। यहाँ पर जो दिखाई दे Today, as we take a look at our achievements
We do so with reverence and respect for the brave soldiers who laid down their lives for the nation, and pay homage at the memorial at India Gate. वास्तुकला के इस शानदार नमूने के वास्तुशिल्पी थे एडविन लचन्स। 1921 में तत्कालीन ड्यूक ऑफ कनॉट ने इसकी नींव रखी। 10 साल बाद 1931 में तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने इसे राष्ट्र को सौंपा। इंडिया गेट की मेहराब गोल है और छत आयताकार। छत के ऊपर सांची के स्तूप के ऊपरी भाग जैसा छोटा गुंबद बनाया गया। प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हुए जवानों की याद में बने 42 मीटर ऊंचे इंडिया गेट की दीवारों पर शहीदों के नाम उकेरे गए हैं। 1971 में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इंडिया गेट की मेहराब के बीच एक छोटे चबूतरे पर अमर जवान ज्योति की स्थापना की। यहां ये ज्योति दिन रात प्रज्वलित रहती है। यहां एक उल्टी बंदूक है और उस पर रखी हुई है एक हेलमेट। अमर जवान ज्योति के पूर्व की ओर सेना के तीनों अंगों के ध्वज हैं। हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान करने वालों के प्रति यहां आकर सभी नतमस्तक हो जाते हैं। Our armed forces, on guard, ever vigilant, are pillars of strength, and at India Gate, our memorial to the immortal soldier. मेजर पूनिया, ब्रिगेडियर मिश्रा, बाकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं तस्वीरें देखकर। जितनी बार भी आप देखिए, खासतौर से इन मौकों पर जब देखते हैं बाकायदा वहां पर सारे के सारे फौजी अफसर होते हैं, प्रधानमंत्री भी आएंगे, रक्षा मंत्री भी होंगे, सलामी देंगे। मेजर पूनिया, आप इसी की बात कर रहे थे, उल्टी बंदूक पर ये हेलमेट लगा होता है। बिल्कुल, मैं इसी के बारे में बता रहा था। और जब आपने कहा कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये वो क्षण है, ये वो लम्हे हैं जब हर हिंदुस्तानी के अंदर जो जज्बा है एक देश प्रेम का, वो अपने आप बिना कहे आपके चेहरे पे और आपके बाहों में आपको लगेगा कि आपके रोंगटे सही में खड़े हो जाते हैं। क्योंकि इन लोगों ने पूरे देश की हिफाजत के लिए अपने जान की कुर्बानी दे दी। उन्होंने ये नहीं देखा कि कल क्या होगा, उन्होंने हमारा कल देखा। ब्रिगेडियर साहब, आपको तो याद होगा 1971 की वॉर के बाद जब ये परंपरा शुरू की गई थी, आपको तो याद होगा उस समय। बिल्कुल याद है। ये असल में जो 1971 की वार थी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वार थी। इसमें एक नए देश का भारतीय सेना ने सृजन किया था और उस वक्त ये बहुत ही आवश्यक था कि जो लोग वहाँ शहीद हुए थे उस वार में, उनका एक रिकॉग्निशन हो, उनकी एक मान्यता हो, उनके लिए एक कोई यादगार हो। इसलिए शुरू किया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जो उस वक्त हमारी प्राइम मिनिस्टर थे। बिल्कुल। तो इंडिया गेट पर हम देख रहे हैं जो नाम जैसे लिखे गए हैं, आप तो काफी करीब वहां जाते रहते हैं, आपने पढ़े हैं, कभी देखा है करीब से? देखा, बहुत करीब से देखा है। मैं इंडिया गेट के ऊपर भी जाके मैंने देखा है। और जब वहां से आप देखते हो राष्ट्रपति भवन और राजपथ, और जब आपको लगता है कि ये वो इमारतें हैं, ये इमारतें नहीं हैं, सिर्फ पत्थर नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये पूरे मुल्क की एक भावनाओं का एक आधार स्तंभ है। जब जब आप जाओगे तो आपको लगेगा कि ये लोग थे जिनकी वजह से आज हमारा वजूद है। हम तो सामने से देखते हैं, नीचे से देखते हैं, वाकई इतना विशाल लगता है। देश की आन बान और शान है। इंडिया गेट की बात कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि अभी अभी वहां पर कार्यक्रम शुरू हुआ है। आपने तो ऊपर जाकर देखा है, कैसा महसूस होता होगा? आपको लगता है कि मतलब इसको आप शब्दों में नहीं व्याख्या नहीं कर सकते इसकी कि आपको कैसा लगता है। ये एक अनुभूति होती है जो आप खुद फील कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि आपके रोंगटे खड़े होते हैं, तो उस जगह जाते ही आपको लगता है, खैर हम तो फौजी लोग हैं, हमने वर्दी पहनी है, सर ने इतने लंबे वक्त तक इन्होंने देश की सेवा की है, तो उससे जो एक कॉमन आदमी है, कॉमन जो सामान्य नागरिक है देश का, उसको भी लगेगा कि शायद वो देश के लिए कुछ करे। अच्छा मेरे साहब, ये बताइए, अब देखिए ये ऐसा लग रहा है राष्ट्रपति अब सलामी ले रहे हैं, ये जरा बताइए हमारे दर्शकों के लिए बताइए। जो देख रहे हैं ये इंडिया गेट, अमर जवान ज्योति, ये अमर जवान ज्योति है। यहाँ पे ट्राई सर्विसेज गार्ड है,
आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के, और उनकी जो कमान है वो आर्मी गार्ड के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं वो कर रहे हैं। और जब यहाँ पे तीनों सेनाध्यक्ष, वायुसेना, थल सेना और नौसेना अध्यक्ष आते हैं, उसके साथ में रक्षा राज्य मंत्री और फिर प्रधानमंत्री जब आते हैं तो उनको ट्राई सर्विसेज जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है वो यहाँ पे इसमें जो आप देख रहे हैं, यानी उन जवानों को इस समय याद किया जा रहा है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी द्वारा, जिन्होंने 1971 की जंग में अपनी जान गंवाई थी। सुन लेते हैं जरा, देखिए वहां क्या हो रहा है। And laying of a wreath is symbolic in more ways than one, because other than being the traditional form of floral tribute, at funerals the circular shape of the wreath is symbolic of eternity. The three service chiefs have arrived here. The Army Chief General Bikram Singh, Navy Chief Admiral D.K. Joshi and Air Force Chief Air Chief Marshal N.A.K. Brown. The Minister of State for Defence, Shri Jitendra Singh, has arrived here at the Amar Jawan Jyoti. And these are the wreath bearers. इनके पीछे खड़ी है भारतीय सेना के तीनों अंगों की संयुक्त कार्य, जिसका नेतृत्व कर रही कमांडर बी विभाग, बीच में है जिसकी कमान लेफ्टिनेंट कमांडर श्रीनिवास बी, जिनके हाथों में है। And as the flags मंत्री जी पहली बार आ रहे हैं, services flutter, बाकी खुद भी नर्वस होंगे क्योंकि मौका ही ऐसा होता है। 26 जनवरी के दिन तीनों चीफ वहां पर मौजूद हैं। अमर जवान ज्योति की बात हो रही है। देखिए तस्वीरें लाइव हम दिखा रहे हैं। मंत्री जी आ चुके हैं, बस अब श्रद्धा सुमन वहां अर्पित करेंगे। आपने कहा कि पहली बार आए, जितनी बार भी आप जाओगे, चाहे आज गणतंत्र दिवस है, इसके बिना भी जितनी बार आप उस जगह पे जाओगे, आप हमेशा नर्वस और आप हमेशा एक भावनात्मक तौर पे अपने आप को अलग पाओगे। मैं समझता हूँ कि शायद नर्वसनेस न हो, लेकिन तमाम बातें जब दिमाग में आती हैं कि ये लोग शहीद हो चुके हैं, ये लोग अपने देश के लिए इतनी सब अपनी कुर्बानी कर दिए हैं, तो वो बातें ध्यान में रख के मनुष्य को एक भावना आती है जिसमें वो खुद उसको बड़ा ऊपर रखता है भावना को। Our men in uniform keep a watchful eye on our land, our snowy mountains and sandy dunes, our skies and extensive coast. पहले रक्षा मंत्री भी आएंगे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे। And we are proud of them. The Defence Minister Shri A.K. Antony arrives at India Gate. Greets the three service chiefs. मेजर साहब, ये जो टाइम कोऑर्डिनेशन होता है कि कौन कितने बजे कहाँ पहुंचेगा, ये भी एकदम बिल्कुल मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड एकदम सब प्लान्ड होता है। क्योंकि पिछले एक महीने से ये पूरी प्रैक्टिस है और अभी आप कुछ देर में देखेंगे कि 9:37 पे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति अंगरक्षक राष्ट्रपति महोदय को और विदेशी मेहमान जो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं भूटान नरेश वांगचुक, उनको वहां पे राष्ट्रीय सलामी देंगे 9:37 पे, और ठीक 9:57 पे राजपथ पे झंडा फहराया जाएगा। तो एक ये शायद प्राइम मिनिस्टर साहब का काफिला है। बिल्कुल, यह परेड है, इसलिए परेड के तरीके से ही होनी चाहिए और टाइमिंग भी परेड के तरीके से होनी चाहिए। अगर ये टाइमिंग इस तरीके से न रखी जाए प्रिसाइज, तो परेड के माने ही खत्म हो जाते हैं। तो ये गरिमा है इस इवेंट की। बाकी देखिए शान से आ रहा है, शान से आ रहा है प्रधानमंत्री का काफिला। हमेशा ऐसे ही होता है, हमेशा।
शायद 26 जनवरी है, परेड का मौका है, खास दिन है, पर्व है, इसलिए इतना बड़ा काफिला है शायद। वरना प्राइम मिनिस्टर जब अक्सर दिल्ली में, राजधानी में कहीं ट्रैवल करते हैं, नहीं हमेशा तब भी इतना ही बड़ा काफिला होता है हर बार? बिल्कुल इतना ही बड़ा या आज काफिला कुछ होता खास होता है आज के दिन? नहीं, पिछले 5 साल से तो मैं खुद देख रहा हूँ राष्ट्रपति भवन में, जब भी प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रपति जी से मिलने आते हैं तो ठीक इतना ही काफिला, इतने ही लोग, इतनी ही गाड़ियां, इतनी ही सुरक्षा वहां पे होती है। ये सब निहित है, लिखा गया है कि सुरक्षा में क्या क्या ड्रिल होने चाहिए। देखिए गिनिए तो आप स्पेशल प्रोटेक्शन 6, 2, 8, 10 के करीब गाड़ियां हैं, Prime Minister. बीच में शायद प्राइम मिनिस्टर साहब की गाड़ी है। नहीं, वो यहाँ से नहीं पता चलेगा कि कौन सी गाड़ी में है, अच्छा, क्योंकि हाँ, सिक्योरिटी वो के लिए। हाँ। बिल्कुल एन वक्त पे किसी भी वक्त चेंज की जा सकती है। 7 मर्सिडीज हैं उनकी काफिला, और किसी भी वक्त किसी भी गाड़ी में बैठ सकते हैं। तो ये किसी को नहीं पता होता, सिर्फ उनके स्टाफ और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जो कमांडर SPG हैं, के अलावा। जो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, वही इसका क्या किसी भी गाड़ी में बैठ सकते हैं? जो 7 गाड़ियां हैं उनमें से किसी में? उन पे डिपेंड करता है, जो उनके प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं और जो उनके जैसे सैन्य का स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है SPG, उनके जो इंचार्ज हैं उनको पता होता है, और वो एन वक्त पे जस्ट लास्ट मोमेंट पे वो डिसाइड होता है कौन सी गाड़ी में। ये प्रधानमंत्री जी आ गए हैं। The Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, at India Gate, received warmly by the Defence Minister, Shri A.K. Antony, and will now lay the wreath at the memorial. The buglers will sound the last post, which will be followed by 2 minutes of silence. Silence, the purest form of connecting. As every Indian today would seem to say, I try to express the gratitude I feel, but words seem to eclipse more than they reveal. So I close my eyes and bow my head to let silence say what's there to be said. My warrior, my soldier, my leader so bold, hear us as we reach out through the quietude of our soul. कृतज्ञ राष्ट्र सदा ऋणी रहेगा अपने शहीदों का, जिन्होंने मातृभूमि के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। राष्ट्र नतमस्तक है शहीदों के सम्मान में। आप देखेंगे कि जो रेत है, आप देखेंगे कि जो रेत है इसके भी पैटर्न चेंज होते रहते हैं। पहले कुछ और तरीके के होते थे, अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे और भी अच्छे बनाए जा रहे हैं और दर्शनीय बनाए जा रहे हैं। मौन रखकर सलाम करेंगे, याद करेंगे उन सारे सैनिकों को जिन्होंने जान दी थी 1971 की लड़ाई में। सभी का याद करते हैं जो भी सैनिक वहां शहीद हुए हैं।
साइलेंस 2 मिनट का मौन रखकर जो एक तरह से याद किया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है, इसकी भी अपनी अहमियत है और हर साल ऐसा होता है। ये जो धुनें हैं बिगुल पर बजाई गई हैं, ये 2 अलग अलग धुनें हैं। पहले रिट्रीट बजाते हैं, जबकि दिन का जैसे जब झंडा उतरता है उस वक्त का जो ट्यून है वो बजाया जाता है। उसके बाद साइलेंस रखते हैं रिस्पेक्ट के तरीके से। फिर उसके बाद राउज रिवेली बजाते हैं, जिसमें आत्मा ऊपर उठने का। तो ये धुनें भी अलग अलग हैं, 2 अलग अलग धुनें हैं। पहले रिट्रीट है, फिर राउज रिवेली है, और उसके बीच में जो साइलेंस रखते हैं वो उनको याद करने के लिए, श्रद्धा के लिए। मेजर साहब, हम लोग तो देखते ही हैं, सब लोग देखते हैं, माना ऐसा ही जाता है कि हर 26 जनवरी के दिन नेशनल हॉलिडे होता है, लोग सुबह सुबह टीवी खोलते हैं और ये सारा का सारा कार्यक्रम देखते हैं। लेकिन जो फौजी होते हैं देश भर में, या फौजियों के परिवार होते हैं, जाहिर है उनको खास लगाव रहता होगा, ऐसा है क्या? बिल्कुल उनको खास रहता है, और जो नई युवा पीढ़ी आ रही है उनमें भी इतना जोश है। इस समय जो आप देख रहे हो, जो मीडिया ने जो एक माहौल बनाया है, और जो देश की अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है, जैसे माहौल चल रहा है, और जैसे पड़ोसी मुल्कों में हमारे साथ जो माहौल चल रहा है, 26 जो नवंबर का जो अटैक हुआ, उसके बाद में लोगों में एक जज्बा है अपनी फौज के लिए, अपने मुल्क के लिए। तो मेरे हिसाब से ये छुट्टी नहीं है, एक राष्ट्रीय पर्व है। अब लगता है ये अमर जवान ज्योति का कार्यक्रम बस इस धुन के बाद खत्म होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि जो ये पूरा माहौल है, इस माहौल में जो एक युवा पीढ़ी है, और खास तौर से जो आप सैनिक परिवारों की बात कर रहे हैं, उनका तो दिल छू जाता है, क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने ये सब देखा हुआ है। और जब वार होती हैं तो एक सैनिक परिवार में क्या घटनाएं होती हैं, क्या उनकी फीलिंग होती है, वो तो उनको जरूर ही टच करती हैं। तो ये एक मार्मिक दृश्य है, खासतौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने 1971 में या पहले की लड़ाइयों में हिस्सा लिया है, उनके परिवार वालों के लिए। उस समय टेलीफोन नहीं होते थे, और उस समय बस हाथ जोड़ के शायद परिवार वाले बैठे रहते थे, प्रार्थना ही करते थे सबके कुशलता की। 1999 के कारगिल के युद्ध में भी सर शायद फोन और इतनी फैसिलिटी नहीं वहां पर तो आपने देखा होगा, कुछ रिपोर्टर्स गए थे टेलीविजन से, उन्होंने टेलीफोन पकड़ा दिया, बदल चुका था। लेकिन उस वक्त भी जो जवान अपने माँ से, अपने पिताजी से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से बात किया, और किसी के कर्टसी से, वो भी उसको बहुत ही एक सेटिस्फाइंग लगा, संतोषजनक था। मेरे साहब, ये प्राइम मिनिस्टर साहब साइन कर रहे हैं यहाँ पे। जो ट्राई सर्विसेज जो गार्ड इंडिया गेट पे हमेशा रहता है, बारी बारी से आर्मी, एयर फोर्स, नेवी का 15-15 दिन का जो गार्ड रहता है, तो वहाँ पे एक विजिटर्स बुक है। तो जब भी कोई भी विदेशी मेहमान भारत में जब आते हैं, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति, और जैसे रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ, नेवी चीफ या प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं, तो उसके ऊपर शहीदों की याद में अपनी तरफ से कुछ एक मैसेज लिखते हैं। मैसेज लिखते हैं, और ये बुक हमेशा वहीं रहती है। तो जो 15-15 दिन का तीनों का गार्ड रहता है, बिल्कुल, अमर जवान ज्योति पर 15 दिन आर्मी के जवान वहां रहते हैं, 15 दिन मुस्तैदी से बिल्कुल वहां तैनात रहते हैं, 24 फिर नेवी, फिर एयरफोर्स, 24 घंटे। कितने जवान होते हैं? अलग अलग शिफ्ट है, प्लाटून, एक प्लाटून ग्रुप होता है, वो वहां पे रहता है हर टाइम। चलिए, तो अमर जवान ज्योति पर 26 जनवरी के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल लगता है कि वहां से अब सारा का सारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अमर जवान ज्योति का कार्यक्रम खत्म हो चुका है। अब काफिला राजपथ की तरफ बढ़ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने हम देख सकते हैं राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज के समारोह के मुख्य अतिथि। चलिए सीधे आपको इंडिया गेट ले चलते हैं, राजपथ पर, जहां पर राष्ट्रपति आ चुके हैं, प्रधानमंत्री आ चुके हैं, और परेड बस अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। It's a crisp January morning here in New Delhi, and though the day dawned bearing a thin veil of mist, persevering sun. पहले प्रधानमंत्री से लेकर के जो साइन किए हैं बुक पर, तब से लेकर के सबके रिमार्क्स हैं, और ये रिमार्क्स कभी-कभी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। और मैं अपने एक पुराने प्रधानमंत्री का, म्यांमार रंगून जब वो गए थे, और जब बहादुर शाह जफर के कब्र पर गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने बड़े रिमार्क अच्छे लिखे थे। उन्होंने कहा कि जफर, तू बदनसीब नहीं है, बदनसीब हम हैं कि तुमको 2 गज जमीन अपने धरती पर नहीं दे सके। तो ऐसे ऐसे कुछ रिमार्क्स होते हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। बिल्कुल। मेरे साहब, ये तस्वीरें देखिए, वो सबसे बस शुरू होने वाला है, तो परेड शुरू होने वाली है।
जो अभी आप देखेंगे कि राष्ट्रपति महोदय का के साथ जो राष्ट्रपति अंगरक्षक की अगुवाई में राष्ट्रपति महोदय राजपथ पे पहुंचेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा वक्त लेना चाहूंगा ठीक है, अभी एक ब्रेक के बाद आते हैं फिर, क्योंकि फिर शुरू भी हो जाएगा। अभी तो प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, अभी सबसे मिल रहे हैं, बैठेंगे, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए। तो ये सीधे तस्वीरें आप राजपथ से देख रहे हैं, जहां राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आ चुके हैं भूटान नरेश के साथ, प्राइम मिनिस्टर और बाकी सब बड़े बड़े लोग वहां पर पहले से मौजूद हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ हैं, सरकार के कई बड़े मंत्री हैं, आम लोग भी वहां पर हैं। लेकिन एक कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। मेजर पूनिया, अब राष्ट्रपति आ गए, अब बस सलामी शुरू होने वाली है। बिल्कुल, जो ही राष्ट्रपति महोदय जितने विशिष्ट अतिथिगण हैं उनसे मिलने के बाद में जो ही डायस पे जाएंगे, उसी वक्त राष्ट्रपति अंगरक्षक के कमांडेंट जो इस परेड को लीड कर रहे हैं, 46 घोड़ों की 2 डिवीजन की ये जो परेड है राष्ट्रपति अंगरक्षक की, उसकी तरफ से उनको राष्ट्रीय सलामी देंगे और उसी वक्त झंडा ध्वजारोहण किया जाएगा और फिर राष्ट्रगान के साथ है। यही सलामी। बिल्कुल, आप जो देख रहे हैं, जो घोड़े देख रहे हैं, जो सबसे आगे जो 2 घोड़े खड़े हैं, उनमें पहले प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के जो कमांडेंट हैं कर्नल तेजवीर सिंह मुंडी, और उनके बाएं बाजू में जो हैं वो उनके 2IC जो सेकंड इन कमांड है मेजर अमित भारद्वाज। पीछे आप 4 घोड़े देख रहे हैं, जो सबसे आगे घोड़ा है उस पर प्रेसिडेंट का ट्रम्पेट है और उसके ऊपर प्रेसिडेंट का बैनर है। उसके पीछे जो 3 व्हाइट घोड़े और हैं जिनको चार्जर बोलते हैं, उनके बीच के अंदर रेजिमेंट के कलर्स हैं और उनकी सुरक्षा के लिए साइड में 2 व्हाइट हॉर्स हो रहे हैं। पूरी परेड में 46 घोड़े हैं, जिसमें से 46 हॉर्सेस हैं, जिसमें से 4 व्हाइट हॉर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 व्हाइट हॉर्स हैं। ऐसा क्यों? 4 सफेद घोड़े क्यों? ये विशिष्ट हैं, उन सभी घोड़ों में सबसे विशिष्ट ये हैं क्योंकि एक पे राष्ट्रपति का ट्रम्पेट और राष्ट्रपति का बैनर है, दूसरे के जो बीच में है उसके ऊपर राष्ट्रपति अंगरक्षक के जो कलर्स हैं, किसी भी रेजिमेंट के लिए नाम, नमक और निशान सबसे बड़ी चीज होती है, और राष्ट्रपति के दिए हुए कलर्स उसके ऊपर हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए साथ में 2 व्हाइट चार्जर हो गए। अभी आप देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के जो कमांडेंट हैं वो राष्ट्रपति महोदय को राष्ट्रीय सलामी देंगे और कहेंगे कि देखिए अभी आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति अंगरक्षक के जितने भी जवान हैं उनका एक अलग पैमाना है। उनकी कम से कम जो ऊंचाई है वो 183 सेंटीमीटर 6 फीट होनी चाहिए, और जो घोड़े भी हैं उनका भी अपना एक पैमाना है। पूरे मुल्क में सबसे ऊंचे घोड़े राष्ट्रपति अंगरक्षक के हैं, जिनकी ऊंचाई 15.5 हाथ या 162 सेंटीमीटर कम से कम। कितने फीट हुआ? और समारोह की 162 देखिए 5 फीट और 12 सेंटीमीटर के कम से कम ऊंचाई वाले घोड़े, और जो जवान हैं राष्ट्रपति अंगरक्षक के उनकी ऊंचाई कम से कम देखने में बहुत सॉलिड लगता है। 4 MI-17 बहुत अच्छा हेलीकॉप्टर होता है, देखभाल अच्छी होती है। राजपथ के ऊपर फूलों की, तो यहाँ से परेड का सिलसिला शुरू होता है। अभी जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड हैं वो चले गए हैं, उसके बाद में अभी सबसे पहले जो चॉपर्स का फ्लाई मास्ट होगा, ऊपर से पूरे राजपथ पे फूल बरसाते हुए जो आप देख रहे हैं वो निकलेंगे। उसके बाद में दिल्ली एरिया जीओसी के सर जो जीओसी हैं वो पूरी परेड को, मित्रा मैड्रास रेजिमेंट के हैं, सर की रेजिमेंट के, ये देखिए फ्लाई पास्ट, ये हेलीकॉप्टर जो है ये फूल बरसाते हुए पूरे राजपथ से गुजरेंगे। ये क्षमा बहुत ही दर्शनीय होता है।
वाकई आप देखेंगे कि जो 4 हेलीकॉप्टर हैं, सबसे आगे मुल्क का झंडा तिरंगा, उसके पीछे जो 3 चॉपर्स हैं उन पे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के झंडे। तो ये भी 4 जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं इनका भी एक मतलब है, एक तिरंगा लेकर उड़ रहा है और बाकी तीनों अपने फोर्सेस तीनों झंडे लेके उड़ रहे हैं और सब फूल बरसाते हुए जा रहे हैं। और ये भी हर साल इसी तरह होता है, परेड की शुरुआत इसी तरह होती है। राष्ट्रपति सलामी लेते हैं, उसके बाद फ्लाई पास्ट ये होता है जिससे फूल बरसाए जाते हैं वहां मौजूद सभी लोगों पर। इस परेड को वहां राजपथ पर मौजूद रहकर देखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी, अलग एक्सपीरियंस रहता होगा। इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आप टेलीविजन पर देख रहे हैं उसमें आपको संपर्क उससे नहीं इस्टेब्लिश होता है जो चीज़ आप देख रहे हैं। जब वहाँ पर खुद रहते हैं तो एक पारस्परिक जो संपर्क होता है वो बहुत ही रोमांचक होता है और बहुत ही प्रिय होता है। और साथ में जो आप देखते हो आपके आसपास जितने लोग बैठे हैं कि किस ढंग से वो उसका रिएक्शन की भी ऊर्जा आपके साथ बढ़ती रहती है। और जब एक पूरी जनता, पूरा जो आवाम जो बैठी है, राजपथ पर सबकी खुशी आपके खुशी को बढ़ाती रहती है। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रतो मित्रा, दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग गणतंत्र दिवस परेड के परेड कमांडर हैं। A soft salute to the President of India. ये भी आज काफी उत्साह में है। सुबह उनका SMS आया था कि मैं आज लीड करूंगा परेड। जानकारी के लिए ब्रिगेडियर बीडी और जन मित्रा He is a third generation officer in the army. He is a graduate of the Defence Services Staff College and has done the prestigious Higher Command course. The general officer has held varied command, staff and instructional appointments at all levels of ये जो देख रहे हैं उनके पीछे डिप्टी कमांडर जो परेड आज की परेड के उप कमांडर राजवीर सिंह हैं। मेजर जनरल राजवीर सिंह with a tenure at command headquarters and 2 tenures at army headquarters. The general officer commanded his परेड यहाँ से शुरू होती है। बिल्कुल as well as then battalion परेड तो झंडारोहण के साथ ही शुरू हो गया। The general officer has done the tenure with the United Nations peacekeeping operations at Rwanda, those who attended the security studies course at Hawaii, United States of America. मेजर जनरल राजवीर सिंह परेड के द्वितीय कमान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के छात्र रहे हैं। आप सेना में 3वीं पीढ़ी के अधिकारी हैं। देखिए आप इनकी मुस्तैदी देखिए, चित्र लिखे जा रहे हैं सब लोग, जिनकी वीरता की कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी। आ रहे देख रहे हैं परमवीर अभी जो गाड़ियां आ रही हैं और अशोक चक्र विजेता भारत के परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता के लिए युद्ध और काल अशोक चक्र युद्ध काल के और में शांति काल इसी तरह की असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है। सूबेदार मेजर एवं ऑनररी कैप्टन बाना सिंह सेवानिवृत्त, आप देख रहे हैं नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, पहले हवलदार क्लास के लोग भी संजय कुमार, अब कोई सरवाइव नहीं कर गए हैं, इसलिए अभी तीनों परमवीर चक्र विजेता और अशोक चक्र विजेता क्लास जब मेजर जनरल साइरस पिठावाला, पुरानी लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, एक्स ऑनररी नायब सूबेदार शेरिंग मुतुब, मेजर डी श्रीराम कुमार, श्री हुकुम सिंह, श्री गोविंद सिंह और श्री भूरेलाल। उस देश की सरहद को ये सब वो लोग हैं जो रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको वहां जमा किया जाता है, परेड में शामिल। कुछ लोग रिटायर हो चुके हैं, कुछ सर्विंग भी हैं। और आप देखेंगे कि राष्ट्रपति महोदय जब कोई भी अधिकारी या कोई भी परेड का दस्ता सलामी देगा, उस वक्त अपनी जगह से खड़े होकर उस सलामी का अभिवादन एक्सेप्ट करेंगे और वापस सलामी देंगे। ये जो वीरता चक्र पाए हुए लोग हैं, पुरस्कार पाए हुए लोग हैं, जब ये गुजर जाएंगे उसके बाद इस परेड में, जब ये गुजर जाएंगे उसके बाद में 1950 से लेकर अब तक हमेशा इन पुरस्कार विजेताओं के बाद में जो परेड में सबसे पहले जो आते हैं वो 61 कैवलरी यूनिट है, जो दुनिया की एकमात्र फोर्स जो कैवलरी यूनिट है सिर्फ भारत में है, वो 61 कैवलरी यूनिट है। और 61 कैवलरी यूनिट ने काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय पोलो प्लेयर दिए हैं।
एक पद्मश्री इकलौती है, ऐसा क्यों? इकलौती। ऐसा क्यों? हम लोगों ने ट्रेडिशन मेंटेन किया है, बाकी कहीं ट्रेडिशन मेंटेन नहीं हुए हैं, क्योंकि पहले तो घोड़े पर ही लड़ाई हुआ करती थी हर जगह में। और चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड जो है, जो बहुत ही एक पुरानी कविता है और बड़ी फेमस कविता है, उस पर भी लोगों ने चार्ज घोड़े पर ही किया हुआ था। लेकिन अब वो लोग मेंटेन नहीं करते। हालांकि क्वीन के यहाँ जब क्वीन का रिव्यू ऑफ परेड होता है तो उसमें भी घोड़े पर प्रिंस भी आते हैं और घोड़े पर बाकी लोग होते हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरीके की परेड नहीं होती है जैसे हमारे यहाँ परेड में घोड़े शामिल होते हैं। अश्व शक्ति यश तो ये कहाँ रहती है ये? 61 कैवलरी का एक दस्ता दिल्ली में हमेशा रहता है और बाकी जयपुर। तो ये सारे दिल्ली के हैं? नहीं, ये पूरी रेजिमेंट से। तो घोड़ों पर सवार दुनिया की इकलौती यूनिट। इकलौती। और जो राष्ट्रपति अंगरक्षक है वो अपने आप में अकेली यूनिट है जो पैरा कैवलरी यूनिट है, जिसके सारे जवान, सारे अफसर घुड़सवारी भी जानते हैं, टैंकमैन भी हैं और सारे के सारे पैराट्रूपर जंपर्स भी हैं। कहने का मतलब यह है कि ये एक्टिव कॉम्बेटेंट यूनिट है। तो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड इस समय कहाँ है? राष्ट्रपति भवन। नहीं, परेड में से क्या वापस चले गए? अभी परेड से जाके इंडिया गेट की साइड में पीछे जगह वहाँ पे खड़े होते हैं, और जब 11:35 पे जब पूरी परेड खत्म होती है तब वापस आके राष्ट्रपति को एक दोबारा राष्ट्रीय सलामी देंगे, फिर जनगण मन होगा और उसके बाद राष्ट्रपति को लेकर राष्ट्रपति भवन। तो ये अभी वही यूनिट है? ये T-90 टैंक है जो क्या ये टैंक यूनिट का हिस्सा है या उससे अलग है? हर टैंक यूनिट का ही हिस्सा होता है, लेकिन अभी परेड में शामिल है। तो ये रशियन टैंक है सर जी, और मैन बैटल टैंक है। ये लेटेस्ट टैंक है जो कि टी सीरीज में रशा की है। T-80 भी था पहले। PT-76 से शुरू हुआ था जो कि फ्लोटिंग टैंक थे, उसके बाद T-54, T-55, T-72, उसके बाद T-90, ऐसे टैंक का प्रोग्रेस होता है। Inbuilt अभी medical आप देख रहे facilities हैं ये including armored track continuous ECG ambulance monitoring, a किसी भी ventilator, जगह अगर जहाँ and a पे refrigerator. नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं और कुछ कैजुअलिटी हो गई, उनको इवैक्यूएट करने के लिए ये भी करना है। अच्छा, टैंक की शेप में एम्बुलेंस भी होती है? असल में जो टैंक के माने होता है, जो उसका आर्मर होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोटेक्शन के लिए ये जो व्हीकल्स हैं जो लड़ाई में जहाँ पर खतरा ऐसा है कि नॉर्मल ओपन में नहीं जा सकते हैं लोग, वहाँ पर ये टैंक या आर्मर्ड व्हीकल्स जाते हैं। हर मौसम में कार्य करने में सक्षम ब्रह्मोस को जमीन, समुद्र या हवा से लॉन्च किया जा सकता है। जो ये ब्रह्मोस मिसाइल आप देख रहे हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है और ये तीनों जगह से लॉन्च की जा सकती है। एयर, सरफेस और शिप तीनों जगह से लॉन्च की जा सकती है। ऑलराउंडर, हर फन वाला नहीं, इसका हरफन मौला नहीं, इसकी कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि हर में जो लॉन्चिंग पैड है, जैसे मान लीजिए जमीन पर है तो हो सकता है दुश्मन उसका पता करके अटैक कर दे, और एयर में है तो हो सकता है एयर से हो जाए, लेकिन जब सबमरीन पर है या शिप से की जाती है तो मुश्किल हो जाता है दुश्मन के लिए उसको लोकेट करना और डिस्ट्रॉय करना। ये रॉकेट लॉन्चर है, ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है पिनाका, और जो पिनाका है इसकी जो मारक क्षमता है वो 40 किलोमीटर तक है, और कारगिल की युद्ध में इसने भारतीय सेना को जीत में काफ़ी मदद की थी। इसके बारे में एक बहुत दुश्मन मारे थे। इसके बारे में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि सन 65 की लड़ाई में पाकिस्तान के खिलाफ ये सियालकोट सेक्टर में इस्तेमाल हुआ था। तो बाद में लड़ाई के बाद पाकिस्तानियों ने कहा कि जब ये 40 रॉकेट एक के बाद एक तुरंत आ गए तो हम लोगों ने समझा शायद न्यूक्लियर बॉम्ब गिर पड़ा। फिलहाल ये टैंक दिखाई दे रहा है। जब आप आर्मर्ड व्हीकल को देख रहे हैं तो जो ही वो राष्ट्रपति महोदय के पास से गुजरते हैं तो जो उनका बैरल है वो राइट साइड में होके उनके सम्मान में नीचे झुकता है। नीचे झुक जाता है। अच्छा, बैरल को भी घुमाया जाता है और उनको उससे भी सलामी दी जाती है, उससे डिप किया जाता है। वो हर हथियार में ही यही है। जैसे जब प्रेजेंट आर्म करते हैं राइफल से तो भी उसको आप आगे बढ़ा देते हैं कि मैं अपना हथियार आपको दे रहा हूं। तो उसी तरीके से इसका टैंक की भी जो गन है उसको आगे घुमा के झुका देते हैं।
परेड तो चलती रहेगी, समय की नजाकत है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 24। मेजर प्रदीप दलाल नेतृत्व कर रहे हैं बहुआयामी संचार वाहन प्रणाली यानी मिंट का। मिंट भारतीय सेना को युद्ध क्षेत्र में 10 किलोमीटर। ये तस्वीरें सीधे आपको राजपथ से दिखा रहे हैं, जहां परेड शुरू हो चुकी है। मेजर पूनिया, ये जो इस समय क्या हो रहा है परेड में? इसमें जो रेजिमेंट, अलग अलग रेजिमेंट हैं भारतीय सेना की, उनका जो दस्ता है वो परेड करते हुए राष्ट्रपति के सामने से गुजरते हुए उनको सलामी देते हुए गुजरेंगे। ये कौन सी रेजिमेंट है? देखकर शायद क्या पाना जब तक क्रेस्ट और हैकिल नहीं दिखाई पड़ेगा तब तक पता नहीं हो पाएगा। और ये भी एक गौरव की बात होती है कि किसका दस्ता गया, और लोग इसमें सिलेक्ट होते हैं, उनकी प्रैक्टिस होती है, और स्पेशल ही तरीके से लोग इसमें सिलेक्ट करके आते हैं। तो उनके लिए भी एक गौरव की बात होती है कि हम वहाँ पर रिपब्लिक डे परेड में हमारे कॉन्टिजेंट गए थे, या हम कॉन्टिजेंट के एक मेंबर थे। इनका कोऑर्डिनेशन और जिस तरह से चलते हैं, सलामी देते हैं, मार्चिंग इनकी वाकई देखने लायक होती है। इनका हैंड शेक, इनकी सिधाई, इनकी लाइन, ये सब बहुत ही प्रैक्टिस के बाद, ये बड़ा परफेक्शन का ये विषय है, और बहुत ही प्रैक्टिस के बाद ये अचीव होता है। देखिए, कहीं भी टेढ़े मेढ़े नहीं जा रहे हैं, और बिल्कुल दूसरी तरफ देखते हुए भी सिधाई से मार्च कर रहे हैं, और इनकी लाइन सीधी है, और साथ में इनकी लाइन चौड़ाई में भी एक दूसरे कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 2 साल पहले जैसे सर ने कहा है कि इनकी मार्चिंग, इनका जो कदम से कदम मिलाना और जिस ढंग से इनके हाथ मूव हो, 2 साल पहले फ्रांस में दुनिया भर की जितनी भी सेनाएं हैं उनका मार्चिंग कंपटीशन हुआ था। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि भारत की सेना वहाँ भी सबसे पहले। बहुत बढ़िया। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, फिर से फौरन लौटेंगे इन्हीं तस्वीरों के साथ। 2 डोगरा रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट पृथ्वीराज भोसले के नेतृत्व में डोगरा रेजिमेंट के जवान। आदर्श वाक्य है, वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के मद्देनजर। फिलहाल तस्वीरें सीधे आपको राजपथ से दिखा रहे हैं। परेड देखिए अपने पूरे शबाब पर है इस समय। वायुसेना, नौसेना और अपनी थल सेना, तीनों की ताकत दिखाई जा रही है। सभी बड़ी बड़ी हस्तियां राजपथ के साइड में बैठी हुई हैं। राष्ट्रपति जी सलामी ले रहे हैं, और ये देखिए अग्नि 5 की मिसाइल के बाद फिलहाल एक एक करके सेना की तरफ से टैंक, मिसाइलें, एयरक्राफ्ट्स। जो अग्नि 5 मिसाइल के बारे में आपने कहा, ये सरफेस टू सरफेस इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, और जो अग्नि 5 अभी हमारे पास जो है, इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है, और 2014 में अग्नि 6 लॉन्च हो जाएगी, तो दुनिया में कहीं भी आ जाएगी, दुनिया में कहीं भी मार उसकी जो मारक क्षमता है 10,000 किलोमीटर तक, यानी कहीं भी पहुंच सकेगी वो। मानक, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलना चाहता हूं। इसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने देखा होगा आर्मी जितने कॉन्टिजेंट थे, सब के दाहिने हाथ पर 3-3 पट्टियां लगी हुई थी। कहने का मतलब ये है कि इसमें नए जवानों को नहीं ले लेते हैं, जो काफ़ी ट्रेंड हैं और काफ़ी सुलझे हुए हैं और सधे बधे हैं, ऐसे लोगों को लाते हैं। और उनको भी एक बहुत गौरव और गरिमा होती है कि मैंने राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस पर हमने हिस्सा लिया था परेड में, और वो हमेशा यही कहते हैं कि मैं इस साल में गया था हिस्सा लेने के लिए। तो ये बहुत विशेष अवसर है। एक महीना तैयारी होती है परेड से पहले, तैयारी, और फिर उसको जिंदगी भर याद करते हैं। वाकई। तो हर साल जो इस परेड में जवान आते हैं वो अलग अलग होते हैं? हर साल? बिल्कुल, हर साल अलग होते हैं। लगभग मुश्किल से 1% लोग ऐसे होंगे जिनको जिंदगी में दोबारा राजपथ पे परेड करने का मौका मिलता है। यानी 1 महीने की तैयारी में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है। और आप देखिए एनसीसी कैडेट जो इसमें हिस्सा लेते हैं, वो एक अपना रिबन लगाते हैं कि मैं गणतंत्र दिवस में मैंने हिस्सा लिया हुआ था, और वो हमेशा जिंदगी भर बताते हैं, कभी भी कहते हैं तो ये बताते हैं कि मैं रिपब्लिक डे परेड में मैंने हिस्सा लिया था। ये देखिए नौसेना का हेलीकॉप्टर फिलहाल दिखा रहे हैं। अच्छा, ये जो आम लोग बैठे हैं मेजर साहब दोनों तरफ, कितने लोग आते होंगे हर साल 26 जनवरी की परेड देखने के लिए राजपथ पे? कम से कम 1.5 लाख लोग। 1.5 लाख लोग? 1.5 लाख लोग होंगे, हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन 1.5 लाख से कम किसी भी हालात में नहीं। ये सब लोग भी सुबह सुबह 6-7 बजे पहुंच जाते होंगे। लेकिन आप इसको इस तरीके से देखिए कि जितनी जगह है सब पूरी जैम पैक्ड है, भर जाती है, और अगर जगह और होती तो शायद और लोग आते। दिल्ली की ही पॉपुलेशन 1.25 करोड़ है, तो उस हिसाब से जितनी जगह है उतनी ही भर सकते हैं। मतलब ये समझिए राष्ट्रपति भवन से रायसीना हिल से लेके और इंडिया गेट तक राजपथ दोनों तरफ भरा रहता है। आप देखिए कि विजय चौक से शुरू होता है, विजय चौक से लेके इंडिया गेट तक दोनों तरफ फुल, दोनों तरफ पूरा भरा होता है।
तो जो वीआईपी लोग होते हैं उनके अलग ब्लॉक्स होते या हैं। जो राष्ट्रपति महोदय जहाँ से सलामी ले रहे हैं उसके दाएं बाजू V1 ब्लॉक है वीआईपी का, जहाँ पे भारतीय सेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनके पुराने ऑफिसर्स, प्रेजेंट ऑफिसर्स, उनकी फैमिली। दाएं बाजू में प्रेसिडेंट बॉक्स है जिसमें राष्ट्रपति महोदय के साथ सेवारत सारे अधिकारी, उनकी फैमिली, राष्ट्रपति महोदय के खुद के गेस्ट। उसके साइड में V1 है ब्लॉक, वीआईपी ब्लॉक, जिसमें देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विपक्ष के नेता और सारे सांसद लोग उसमें होते हैं। उसके अलावा देश के बाकी गणमान्य नागरिक, जिसमें जजेस, मानवीय समाज के लोग, वो राष्ट्रपति जहाँ से सलामी ले रहे हैं उसके जस्ट सामने ऑपोजिट जिस ब्लॉक को वीएन कर, लेकिन बाकी जगह हम लोग। लेकिन इस भीड़ को आप एक और तरीके से देखिए, ये भीड़ उस तरीके से नहीं है जो क्रिकेट देखने जाते हैं। यहाँ पर जो लोग आते हैं उनके दिमाग में एक श्रद्धा होती है, यहाँ पर जो लोग आते हैं उनके दिल में एक उत्साह होता है, यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी भावनाएं एक देश से जुड़ी हुई ओतप्रोत होती हैं, देशभक्ति, उत्सुकता भी होती है। उत्सुकता के अलावा जो ये भावनाएं हैं वो भी इन दर्शकों में होती हैं, जो कि और जगह भीड़ों में नहीं होती। पास लेना पड़ता है यहाँ जाने के लिए? बिल्कुल पास लेना पड़ता है। बिना पास के कोई भी परेड में नहीं आ सकता। और पास के साथ साथ जो जितने लोग परेड में देखने के लिए आए हैं उनको आने से पहले उनकी पूरी तरह से सिक्योरिटी चेक किया गया है। बिना आइडेंटिटी कार्ड के कोई परेड में सुबह आना पड़ता होगा। बिल्कुल। मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 5 साल से मैंने खुद ने देखा है कि जोधपुर और जैसलमेर तक से लोगों ने मुझे पर्सनली फोन किया है कि हमें पास दिलवाइए क्योंकि हमें परेड देखनी है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि देश के इतनी दूर कोने से लोग सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का जो है प्रोग्राम, जो राष्ट्रीय पर्व है, उसको देखने के लिए लोग। मेजर साहब, ये ऊँटों की, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो ऊँट हैं और जो इनको कमांड कर रहे हैं ये लेफ्टिनेंट कर्नल अमोल सिंह राठौड़ हैं। और ये पिछले 5 साल से हर बार इस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं बीएसएफ। ये बीएसएफ की एक यूनिट है। शायद ये इनको सबसे ज्यादा मौका मिला है परेड में आने का। 5 बार 6 बार तो कोई आता ही नहीं है। लेकिन इनकी सजावट देखिए आप, इन ऊँटों की, और इनका ड्रिल, इनकी डिसिप्लिन देखिए। ये भी उन्हीं तरह से हैं जैसे प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के घोड़े सधे हुए होते हैं, उसी तरीके से ये भी हैं। और इनकी ट्रेनिंग बहुत ही, ऊँटों की भी ट्रेनिंग होती होगी। बिल्कुल, बहुत, तभी तो एक लाइन में चल रहे हैं। एक लाइन में चल रहे हैं। देखिए, लाइन में भी नहीं, उनके कदम ताल भी। बिल्कुल। यानी जिस तरह घोड़ों को तैयार किया जाता है उसी तरह इन ऊँटों को भी तैयार किया जाता है। और जो बीएसएफ का दस्ता देख रहे हैं उनमें सारे जवान हैं, उनके आप देखिए मूछें भी हैं। जो पूरा दस्ता है उनके मूछें हैं कंपल्सरीली हर बार हर परेड में इनका दस्ता पार। राजस्थान में मूछों का खास तौर से ब्रिगेडियर साहब, मेजर साहब ने तो नहीं रखी मूछ, राजस्थान में मूछों का खास तौर से एक अपना दर्जा है। तो राजस्थान का कल्चर भी ऐसा लगता है, जो सजावट है इसमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जो ये ऊँटों का जो बहुत दस्ता एथनिक है, बहुत एथनिक है। सीमा सुरक्षा बल, जो आप बीएसएफ का जो ऊँटों का बैंड और जो इससे पहले जो दस्ता निकला है, ये दोनों राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में स्थित यूनिट्स हैं, वहाँ से लोग आते हैं। इनकी ट्रेनिंग का आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि इनके पीठ पर ही बैठ के इतने बाजे बज रहे हैं, इतनी आवाज हो रही है, फिर भी ये अपने लाइन से अडिग हैं। ऊँट अपने लाइन पर ही चल रहे हैं और उनके ऊपर इतने बाजे बज रहे हैं, इतने आवाज हो रही है, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग, इतनी अच्छी ट्रेनिंग है इनकी कि एक लाइन में देखिए कैसी अच्छी लाइन। आपको एक ऐसा वाक्य बताना चाहूँगा कि आप अचंभित होंगे कि 2010 में एक रात को जो बीएसएफ का एक ऊँट रात को खुल गया था, आर्मी परेड ग्राउंड जहाँ पे रुकते हैं, रात को खुल गया और वहाँ से वो अकेला चलते हुए राजपथ पे आया और वहीं पे अपने आप प्रैक्टिस कर रहा था। जब उन्होंने देखा कि ऊँट कहाँ गया, जब सुबह किसने बताया दिल्ली पुलिस ने कि यहाँ एक ऊँट घूम रहा है, तो उन्होंने आके देखा कि बिना किसी की कमान के कोई ऊपर नहीं बैठा है, वो रायसीना हिल से लेके इंडिया गेट तक और इंडिया गेट से वापस रायसीना हिल तक वहीं पे परेड कर रहा था अकेला। शायद उसको ताजुब हो रहा था कि बाकी आज कहाँ गए। आज परेड क्यों नहीं हो रही है। अगले दिन एहसास हुआ होगा कि शायद मैं थोड़ा जल्दी निकल आया। ये देखिए, नहीं, जैसे आम लोगों की हम बात कर रहे थे, लोगों में उत्सुकता भी होती है, उत्साह तो है ही, लेकिन उत्सुकता भी होती है। जो टीवी पर हमें लोग देख रहे हैं अपने घरों में, शायद हम भी खुशकिस्मत है, वो भी खुशकिस्मत है कि आप समझा पा रहे हैं उनको कि इसे किस चीज का मतलब इसके क्या है। साथ साथ जो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो बच्चे जो आज स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनके अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि वो भी कभी इस मुकाम पे तक आए, देश की इस रूप में अपनी सेवाएं दे सकें। बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं और उनमें जज्बा जागता है डिसिप्लिन का,
एक किसी भी फौजी को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो चीज आपके दिमाग में आएगी देश प्रेम की भावना, दूसरी एक अनुशासन, एक डोर के अंदर बंधे हुए और सारे सम्मान रिस्पेक्ट होता है देश के लिए, देश सर्वोपरि, उसके बाद में बाकी चीजें। कुल कितने जवान होते हैं मेजर साहब इस पूरी परेड में? कितनी रेजिमेंट, कितनी यूनिट, कितने जवान होते हैं? कम से कम सर जैसे आपने बताया 9 दस्ते, 9 से 12 तक दस्ते होते हैं इसमें फौज के, और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी होते हैं, नेवी, और एयर फोर्स पुलिस के भी हैं, और बाकी ये टेरिटोरियल आर्मी के भी हैं, तो कई दस्ते होते हैं इसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो टाइमिंग्स हैं और जो इनके गैप हैं वो मिनट, वो सेकंड से जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे कि उनके साथ एक पेसर चलता है जो कि उनको पेस करता है, और जो टैब्लूज हैं उनके साथ भी पेसर चलते हैं, जिससे कि यह ना हो कि कोई बहुत आगे बढ़ गया फिर गैप बहुत ज़्यादा हो गया। हर चीज़ इतनी नपी तुली है कि उसी समय से लोग चलते हैं और क्रमबद्ध रहते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट मनीष सिंह के नेतृत्व में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 148 जवानों का जो पैरामिलिट्री फोर्स ने बताया वो बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इनके लोग। सबका मार्च करने का तरीका एक ही होता है, परेड का तरीका एक ही, परेड का तरीका एक ही। सिर्फ आप ये देखेंगे कि किसी के हाथ बहुत ऊपर जा रहे हैं, किसी के कम ऊपर जा रहे हैं, इसी पर डिसाइड करते हैं कि किसकी मार्चिंग कितनी अच्छी है, और इसमें अवार्ड मिलता है कि कौन दस्ता कितना अच्छा मार्च किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गौरव की बात है कि हर साल सिर्फ एक दस्ते को सर्वोत्तम जो परेड वाला दस्ता का जो पुरस्कार मिलता है, तो उनके रेजिमेंट में हमेशा के लिए वो एक यादगार ट्रॉफी रखते हैं, और एक बहुत ही गौरव फील करते हैं, घमंड फील करते हैं। तो इस परेड के बाद तय होता है हर साल वो कौन तय करता है? राष्ट्रपति महोदय जो ट्रॉफी है वो देते हैं। राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति जी भी बार देखिए अपनी जगह से उठ रहे हैं और सलामी ले रहे हैं। ये तो खैर लोकसभा स्पीकर को राष्ट्रपति जी सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है, वो तो एक उनका तो एक गौरव और भी बड़ा है। सुप्रीम कमांडर है वो तो अपने सेना को हमेशा ही एक अच्छे ही दृष्टि से देखेंगे। खुद श्री प्रणब मुखर्जी पहले भारत के रक्षा मंत्री भी रहे हुए हैं, तो उनको पूरे भारत की सेना का सब कुछ पता है, और अब तो खुद सर्वोच्च कमांडर हैं, तो उनके लिए ये पहला मौका है कि जब वो सर्वोच्च कमांडर के रूप में सारी सलामी ले रहे हैं। अच्छा, सलामी लेने का तरीका भी सब क्या अलग-अलग राष्ट्रपतियों का अलग-अलग होता है? ऐसा है कि असल में जो फौज में सलामी लेने का तरीका है वो ये है कि आर्मी और एयरफोर्स में हाथ को सीधा करके आपका जो पाम है वो सामने दिखाई पड़े, और नेवी में उसको नीचे करके रखते हैं। इसका भी एक इतिहास है, और सिर पर कैप रहता है तभी सल्यूट करते हैं, और अगर नहीं रहता है तो हाथ सीधा कर लेते हैं अटेंशन। लेकिन जो डिग्निटरीज हैं वो अपने अपने स्टाइल में सल्यूट करते हैं, और नेवी में लोग अपने हथेली को इसलिए नीचे किए रहते हैं क्योंकि शिप पर काम करते रहते हैं, हाथ गंदा होता है। जब आप अपने हथेली को सामने दिखाते हैं तो उसके मायने यही होते हैं कि हम आपके प्रति बिल्कुल साफ दिल रखते हैं। आप हिटलर का एक किस्सा बता रहे थे? हाँ, वो हिटलर ने जब सलामी लिया था अपने परेड का, तो 2.5 घंटे परेड चली थी, और हिटलर 2.5 घंटे तक खड़ा रहा और 2.5 घंटे तक सलामी की पोजीशन में रहा। 2.5 घंटा। खैर, फिलहाल अपने राष्ट्रपति जी भी देखिए हर बार जब भी कोई नई यूनिट आती है, नया दस्ता आता है, तो उठकर सलामी लेते हैं। तो फिलहाल पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये पद का तकाजा है। चलिए जल्दी से छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फौरन लौटते हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ। बनवीर कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर देखिए सीधी तस्वीरें राजपथ से। परेड बिल्कुल अपने शबाब पर है इस समय, धूप खिली हुई है, लाखों लोग राजपथ पर मौजूद हैं, और सभी बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां, और भूटान नरेश। आप ये बैंड की मार्चिंग देख रहे हैं, बैंड जो मार्च कर रहा है इतनी संख्या में, और इतने अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए भी उसके साथ साथ ऐसी परेड करना, ये भी अपने में एक बहुत अद्भुत बात है। एनसीसी के कैडेट्स। हरिओम यादव की कमान में राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस का मार्चिंग दस्ता, जिसमें 160 स्वयंसेवक हैं। महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष 19
1969 में गठित एनएसएस में अब तक 37 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हो चुके हैं। ये सब लड़कियां हैं? नहीं, कुछ लड़के भी हैं, ज्यादा लड़कियां दिख रही हैं। क्या आगे लड़कियां हैं? इसका भी ये भी तय होता है अलग से? ये अच्छा, हाइट के हिसाब से तय होता है। देखने में अच्छा दिखना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। हाइट में सबसे छोटे होते हैं वो आगे और जो सबसे लंबे पीछे। लेकिन जो आर्मी की दस्ते आपने देखे होंगे, उनका ये ध्यान रखा जाता है कि सबकी हाइट लगभग बराबर शुरू से लेकर लास्ट तक। चूंकि यह प्रदर्शन है, इसलिए इन सब बातों का छोटा बातों का ध्यान रखा जाता है, जिसमें प्रदर्शन में एक अच्छी पिक्चर सामने उभर के आए। ये देखिए क्या खूबसूरत नजारा है, ऊपर से देख रहे हैं हम राजपथ। देश में सेना ही एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर इतने चेक बैक हैं हर चीज को परफेक्ट बनाने के, इतने चेकिंग और हर स्टेज पे। ये देखिए झांकियां शुरू हो गई हैं। The tableau component of the parade. 2013 saw the dawn of the 150th birth anniversary of Swami Vivekananda, and this is the tableau from West Bengal. Humble tribute to this thinker, patriot, saint of India. झांकियों को देख के आप अंदाज लगा सकते हैं कि हमारा मुल्क कितनी विविधताओं से भरा हुआ है, कि एक ही दुनिया में एक ही जगह ऐसी है जहाँ पे एक ही वक्त पे इतने मौसम, इतने लोग, इतनी भाषाएं और अब फिर भी सब एक देश में कई देश कहते हैं ये लोग तो। उत्तर प्रदेश की झांकी, ये देखिए उत्तर प्रदेश, ब्रजभूमि की सुप्रसिद्ध लठमार होली को दर्शाया गया है। साथ ही ये झांकी कृष्ण और राधा के अमर प्रेम को भी प्रदर्शित कर रही है। पुरुष और महिलाओं के उत्सवी मिजाज को भी दर्शाया जा रहा है। आज बेरज में होरी रे रसिया, होरी रे पर चोरी रे रसिया। लठ मार होली है ब्रज की जो दिखाई पड़ रही है, इसमें वाकई लठ से मारती हैं लेडीज जेंट्स को। अब तो खैर सांकेतिक है, कहते हैं पहले बहुत पिटाई होती थी। नहीं, अभी जब पिटाई होती है तो वो लोग एक अपना ढाल जैसा रखे रहते हैं, उसी पर मारते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से पहले भी मारती तो शायद ना रही हो। सुने बहुत किस्से। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। यहाँ 64वां गणतंत्र दिवस है। इस समय राजपथ पर रंगारंग समारोह हो रहा है, परेड इस समय चल रही है। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अभी तक जो परेड में हुआ है। राष्ट्रपति ने तिरंगा फहराया है। भूटान नरेश हमारे चीफ गेस्ट हैं गणतंत्र दिवस के इस समारोह में। चलिए, और अब ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजपथ से। अलग अलग राज्यों की झांकियां निकल रही हैं। ये छत्तीसगढ़ की झांकी है। इससे पहले पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कई राज्यों की झांकियां निकल चुकी हैं। ये छत्तीसगढ़ की है। जाहिर है, जैसा पहले मेजर साहब कह रहे थे अभी, कि इतनी विविध तरह की तस्वीरें, अलग अलग तरह की तस्वीरें इस परेड में, झांकियों में दिखाई देती हैं। यकीन ही नहीं होता कि सारी की सारी हमारे देश से ही हैं, अलग अलग राज्यों से। कई बार तो ब्रिगेडियर साहब हम खुद देखकर चौंक जाते हैं कि ये हमारे देश की एक झांकी है। इतने, क्योंकि जाहिर है कोई
कोई भी एक इंसान, बहुत कम लोग होंगे जो पूरे देश में घूमे होंगे, सब जगह कल्चर देखा होगा, ऊपर से लेकर और नीचे तक। लेकिन फौज में शायद ये मौका सबसे ज्यादा मिलता है हर जगह जाने का, हर जगह कल्चर देखने का, और फौज में हर जगह के लोग आते हैं, तो शायद एक फौजी इससे ज्यादा अभ्यस्त होता है और लोगों के बनिस्बत। लेकिन बात तो सही है कि इतनी विविधता है कि हर आदमी को इसकी कल्पना नहीं है। भूटान नरेश भी शायद ये देखकर समझ रहे होंगे कि हिंदुस्तान जो इस पूरे इलाके में सबसे बड़ा देश है, साउथ एशिया में, और उनके यहाँ तो कितने रंग हैं? उनके यहाँ तो एक ही धर्म है, एक ही भाषा है और एक ही कल्चर है और एक ही मिशन है। तो शायद उनको तो इससे ज्यादा काफी इससे लालायित होंगे देखने के लिए कि यहाँ विविधता क्या है। उड़ीसा, ये उड़ीसा की है। एक बात मैं आपको आपके जानिब से सब तक पहुंचाना चाहूँगा कि जो आज हम 64वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, हमें तो सब कुछ सामने मिला है, लेकिन जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए और इस गणतंत्र के लिए अपना बलिदान दिया है, चाहे गांधी जी हों, सुभाष चंद्र बोस हों, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और उन जैसे लाखों लोग जिन्होंने उस लड़ाई में हिस्सा लिया था, उनका एक सपना था कि आने वाला वक्त ऐसा होगा जिसमें मुल्क के सारे लोग सब मायनों में बराबर हों। हमें वो चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि इन समारोहों के माध्यम से हमें वो चीज़ बार बार याद आनी चाहिए और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आने वाली पीढ़ियों को भी ये बताएं कि उन लोगों का ये सपना था और हमें ये पूरा करना है। और देश के सारे युवाओं का, जो हमारे बड़े लोग हैं जिन्होंने हमसे ज़्यादा, जिनके पास अनुभव है, उनसे मार्गदर्शन लेके देश को आगे लेके जाना चाहिए। बिल्कुल, बराबरी पर बहस हो सकती है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम लगातार बहस करते भी हैं। आज का दिन भी उन सब मुद्दों को याद करने का भी है, लेकिन आज जाहिर है क्योंकि पर्व है, एक नेशनल मोमेंट है हमारे लिए, तो हमें पीछे झुककर खास तौर से, जैसे आप कह रहे थे, जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई, एक सपना देखा था, उन लोगों को उनके सपने को याद करना चाहिए और आगे भी देखना चाहिए। राजस्थान की झांकी इस समय आपके सामने आधार बनाया गया है। दुनिया को हम अपनी फौजी ताकत दिखा चुके हैं, अब अपने कल्चर की, अपनी संस्कृति की ताकत दिखा रहे हैं कि ये एक देश नहीं है, इस देश में कई देश बसते हैं और खास बात यह है कि सब एक साथ रहते हैं। जैसे आज़ादी के बाद में शायद सरदार पटेल ने कुछ 625 रियासतों को मिला के एक मुल्क का रूप दिया था, तो राजस्थान के अंदर खुद में कम से कम 20 और 25 रियासतें थी अलग अलग जगह, और अभी तो पूरा मुल्क एक है। मैं आपको एक घटना बताना चाहूँगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो मैं 5वीं क्लास में था और हम लोग सुबह प्रभात फेरी के लिए गए थे और अपना छोटा सा कस्बा था, और उस वक्त माहौल ये था कि पता नहीं कैसा एक नया स्वर्णिम युग आने वाला है। मेरी माँ ने मुझे नया निकर और नई शर्ट पहना के भेजा था, और प्रभात फेरी उस दिन थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और पक्की सड़कें नहीं हुआ करती थी, तो हम लोगों के पैर में थोड़े कीचड़ आ गए थे। लेकिन जब हम वापस स्कूल में आए प्रभात फेरी के बाद, तो हम लोगों को मिठाइयाँ बांटी गई थी, और वो एक ऐसा खुशी का माहौल था जिसमें कि हर आदमी के दिमाग में एक ऐसी भावना थी कि हम एक नए युग में आ गए हैं। और उस दिन हमारे गांव के बगल से एक रेलवे लाइन जाती थी, पहले उसको अवध तिरहुत रेलवे बोलते थे, फिर इंडियन रेलवे हो गया। और वहाँ उस दिन पहली जब गाड़ी आई, तब जब टिकट विंडो खुली तो टिकट विंडो पर कोई गया ही नहीं, और फिर वहाँ हमारे गांव के ही एक फुन्नन सिंह थे, वो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर थे, उन्होंने बहुत जोर से आवाज़ लगाई कि टिकट विंडो खुल गई है, गाड़ी आने वाली है, सब आदमी टिकट ले लो। तो सब आदमियों ने यही आवाज़ लगाई थी कि अब तो अंग्रेज चला गया है, ये तो हम स्वतंत्र हैं, गाड़ी तो हमारी है, हम टिकट क्यों ले। ये मुझे याद है, और मुझे उस वक्त, मैं तो स्टेशन पर नहीं था, मैं तो स्कूल में था, लेकिन ये बात पूरी चर्चा की रही कि लोगों ने उस दिन टिकट नहीं लिया था। तो शायद वो माहौल और आज के माहौल में शायद कहीं परिवर्तन की आवश्यकता है कि हम फिर वही माहौल लाएं और उसी उम्मीद से काम करें, उसी पारदर्शिता से काम करें, उसी यूनिटी और उसी डिवोशन से और देशभक्ति से काम करें। बिल्कुल सही है। बदलाव की गुंजाइश, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। काफी तरक्की की है। राष्ट्रपति जी ने भी कल जो देश के नाम संबोधन किया है, उसमें भी यही कहा है उन्होंने कि पिछले 60 साल में देश जितना बदला है, अगले 10 साल में उससे ज्यादा बदलेगा। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी हमें आगे देखना चाहिए और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। जैसे आप कह रहे थे कि राष्ट्रपति जी ने कहा है कि अगले 10 साल में सबसे ज़्यादा बदलेगा, उसका कारण ये है कि
देश की जो कमान और देश के अंदर जो सभी जगह जो युवाओं का एक सबसे बड़ा जो बाहुल्य होगा कि अब हर चीज युवाओं के हाथों में आने वाली है। तो जब इतनी ताकत आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वर्क फोर्स दुनिया के वो हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा युवा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और उसी के साथ साथ आप ये न भूलें कि जो आपके तजुर्बे के लोग हैं उनको न छोड़ें। बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, एक्सपीरियंस अनुभव बहुत जरूरी है। राज्यसभा के पटल पर ये लिखा हुआ है, न ते सभा यत्र संत गद्धा, न ते वृद्धा ये न बतंत सत्या, न ते सत्या यत् अमृतम। कि वो सभा नहीं है जहाँ पर बुजुर्ग लोग न हों, और वो बुजुर्ग नहीं होंगे जो सत्य न बोलें, और वो सत्य नहीं है जहाँ जिससे अन्याय हो जाए। तो शायद ये भी याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब कहा सर, बहुत खूब। फिलहाल देखिए झांकियां, दिल्ली की झांकी कुल कितनी झांकियां होती हैं? और हर राज्य की झांकी होती है? नहीं, हर राज्य की झांकी नहीं होती। कम से कम इस आज की जो परेड है इसमें 19 झांकी समय समय पर आयोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हर साल 19 ही होती है या कम ज्यादा होती रहती है? आगे ज्यादा होती रहती है, कम ज्यादा होती है, लेकिन इस टर्म में 19 झांकी। इसका भी चयन होता है, और उस चयन में जहाँ पर ये वाकई एक दर्शनीय होगा और ये एक दिखाने के लायक पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी झांकियों का भी परेड के ही तरीके से मूवमेंट होता है, और इसी के तरीके से इनका भी एक चलने का। मैं वही कह रहा था, दिल्ली की झांकी है, इसमें देखिए, इसमें थोड़ा पश्चिमी आपको देखिए रंग देखने को मिलेगा, आधुनिकता इसमें थोड़ी सी आपको दिखाई देगी। दिल्ली सबका दिल है यारो, देश की धड़कन दिल्ली सलामत रहे। The Central Public Works Department presents the next annual Floral Tableau, which is crafted by beautiful and vibrant colorful fresh flowers, depicting the stylish seasons. CPWD यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी में ऋतुओं के चक्र को दिखाया गया है। बसंत हो, गर्मी, सर्दी या बरसात, मौसम से मन जुड़ा है, मौसम जीवन से जुड़ा है। देख रहे हैं राज्यों की झांकियों के साथ साथ और भी कई तरह की झांकियां हैं। CPWD की झांकी जैसे, इसमें अलग अलग मौसम दिखाए जा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, फौरन लौटते हैं इन तस्वीरों के साथ। Next tableau from the Ministry of Tribal Affairs seeks to go through the tribal art to various art forms by different tribes. चलिए, लाइव तस्वीरों के साथ फिर से न्यूज़ 24 पर आपका स्वागत है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड राजपथ पर निकल रही है, और उसमें झांकियां अलग अलग राज्यों से ये आपको दिखाई दे रही है। ये सूचना प्रसारण मंत्रालय की झांकी है, जहां पर देखिए बॉलीवुड की फिल्मों की भी एक झलक आपको दिखाई दे रही है। पता ही नहीं चला, गुरुदत्त, ये पुरानी फिल्म 700 साल का हो गया। सबसे बेमिसाल हो। अभिनंदन कीजिए राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार विजेता बच्चों का, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना धैर्य और सूझबूझ के साथ मुसीबत की घड़ी में बहादुरी का प्रदर्शन। देखा आपने अलग अलग फिल्मों के बहुत ही खूबसूरत कहा उन्होंने कि हमें तुमसे प्यार Time था। now to applaud our little heroes भी है, on कल भी होगा। decorating jeeps. हम These सबको children हमारे have been मुल्क से honored with the National Bravery इसी Award भावना के for साथ showing कि हमें exemplary प्यार है, courage and हमेशा presence of mind in the face of great अच्छा, ये danger. bravery award जीतने वाले 22 बच्चे हैं। children, including 4 girls, have been selected for तो ये the आखिर में awards आते this हैं? year. One तो ये अब award खत्म has होने been वाली है given परेड? अभी इसके बाद posthumously. में The recipients include Fly to for the play. Bharat Fly Award, past होगा। Fly Master past भी होगा। Tarang Atul Bhai Mistry of Gujarat. स्कूल The के Geeta बच्चे हैं। Chopra Award went to Kumari Renu from Delhi. The Sanjay Chopra Award, Master सारे बच्चे Gajendra जो आप Ram देख from रहे हैं इस समय राष्ट्रीय वीरता Chhattisgarh. The पुरस्कार Bapu राष्ट्रीय Gayatri वीरता Award पुरस्कार पा चुके हैं, for वीरता की Kumari मिसाल है, इसीलिए Hari
इस परेड का Raghunath हिस्सा बने। Bharat from इनको Maharashtra, राष्ट्रपति जी ने खुद पुरस्कार Master दिया। Vijay Kumar Saini, Uttar Pradesh, and Kumar Akanksha Gote Simmi of Chhattisgarh. A proud moment indeed for these children, आज के their दिन families. शाम को राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन में पूरे देश के लोगों के लिए एक रिसेप्शन रखते हैं इस पर्व के उपलक्ष्य में, इसको एट होम के नाम से जाना जाता है। एट होम, हाँ, दिन में 3:30 बजे लगभग 5 से लेकर 6,000 तक लोग मुगल गार्डन में आते हैं। लेकिन इनविटेशन पे। बिल्कुल। चलिए छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर से फौरन लौटते हैं। राष्ट्र के हर रंग की फिर से सीधी तस्वीरें राजपथ से आपको दिखा रहे हैं। परेड 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बस खत्म होने वाली है, लेकिन वाकई क्या रंगारंग समारोह यहाँ देखने को मिला है। पहले अपनी फौजी ताकत दिखाई है हिंदुस्तान ने, और उसके बाद अलग अलग राज्यों की झांकियां, देश का हर इलाका, हर राज्य, वहां की तस्वीरें। फिलहाल ये स्कूली बच्चे हैं। ये सब बस अब तो खत्म होने वाला है। इसके बाद में भारतीय वायुसेना के जो प्लेन है इसमें फाइटर प्लेन भी है, सुखोई 30 मैक 1 और एयर टू एयर रिफ्यूलर IL-78, जिसके एक साइड में 2 N-32 होंगे, एक साइड में 2 डोनियर होंगे, और फिर लास्ट में सुखोई 30 वर्टिकल चार्ली का करतब दिखाते हुए निकलेगा। वर्टिकल चार्ली सीधे ऊपर जाते हैं ऐसे। और ये इस समय क्या देख रहे हैं? ये अभी जो मोटरसाइकिल हैं, जो सेना के जो आर्मी सर्विसेज कोर है, उनके जो जवान जो मोटरसाइकिल्स पे करतब दिखाते हैं, उनका जो दस्ता अभी आप देखेंगे बहुत ही खतरों से भरा हुआ है, लेकिन इनकी तालमेल और जो इनका जो कंसंट्रेशन है वो देखने लायक है। बिल्कुल इस तरह के करतब आप बिल्कुल ट्राई ना करें घर पर या कहीं भी। ये प्रोफेशनल लोग हैं सारे के सारे जो कर रहे हैं सेना के। टॉर्नेडो टीम का इनका ये काम अपनी ड्यूटी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनकी ये ड्यूटी में शामिल है डिस्पैच राइडिंग, तो इसलिए इनके ड्यूटी से भी ये काम जुड़े हुए हैं, और यह सिर्फ यही इसी काम के लिए नहीं वहाँ पर रिक्रूट किए गए हैं। बाकी देखिए बैलेंस देखिए जबरदस्त, मोटरसाइकिल के ऊपर सीढ़ी लगाकर उस पर चढ़े हुए। दीवार पर सीढ़ी लगा चढ़ना मुश्किल, और चलती हुई मोटरसाइकिल सलामी भी दे रहे हैं। लेडर बैलेंस फॉर्मेशन। इसकी प्रैक्टिस करते होंगे? बहुत ज्यादा, बहुत प्रैक्टिस होती होगी। जाहिर है सिर्फ कुछ दिन की प्रैक्टिस से ये नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, यानी कि लगातार प्रैक्टिस राइडिंग है, तो इसके लिए अभ्यास तो बहुत ही आवश्यक है, और ये सब सेना का हिस्सा है। बिल्कुल, और वो भी तब जब इतनी ज्यादा भीड़ के सामने आप कर रहे हो, तो आपको कंसंट्रेशन साथ में जब कॉन्फिडेंस भी हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो। ये देखिए लोटस। तो ये वो जवान है फिलहाल जो करतब दिखा रहे हैं, लेकिन जब यहाँ नहीं होते परेड में तो बाकी समय अपनी ड्यूटी कर रहे हो। बिल्कुल नॉर्मल सोल्जर की ड्यूटी होती है। अलग अलग आकृतियां बनाते हुए जो लोग सब देख रहे हैं, सबके चेहरे पर एक मुस्कान है। सबको पता है कितना मुश्किल है ये, इनके जवानों का, और वो खुशकिस्मत है कि लाइव देख पा रहे हैं इस समय राजपथ पर इस परेड में। ये देखिए और इसमें तिरंगे का रंग भी आपको दिख रहा होगा। ये देखिए एसी स्पेशल, और उसके ऊपर हमारा प्यारा तिरंगा लहरा रहा है। की कोई लिमिट नहीं। देखिए लास्ट में जो आ रहे हैं, कितने लोग हैं एक बाइक पर ये करतब दिखाने के लिए? एक बाइक, ये देखिए राजपथ पर विशालतम मानव पिरामिड, 9 मोटरसाइकिलों पर सवार 37 जवान। 9 पर 37, एक पे 4 से अधिक। तिरंगे के रंग में रंगा ये मानव पिरामिड। वाकई देखने लायक है।
अभ्यास संतुलन और What a wonderful display of balance, सिर्फ नंबर ही discipline, नहीं, and of उनका course आपस में years of कोऑर्डिनेशन, सब coordination मशीनें, देखिए। सब व्हील और सबका स्टीयरिंग हैंडल एक तारतम्य में जुड़ा है। मेजर पूनिया, हर साल इसी तरह की होती है ये कर्तव्य या उसमें भी अलग अलग कुछ बदलाव होते हैं? जो ये फॉर्मेशन बनाए हैं, ये फॉर्मेशन चेंज होते रहते हैं। जैसे अभी 9 पे 37 दिखाए, 9 एक साथ चल रहे हैं। अगली बार शायद कुछ आगे कुछ पीछे संख्या भी बढ़ सकती है। फॉर्मेशन चेंज होते रहते हैं। The Indian Air Force will now present a stupendous fly past. Precision and fly past perfect होगा। timing बिल्कुल, and अभी आप देखेंगे unbelievable भारतीय वायुसेना के speed will be करतब। on display today. Traditionally, fly pasts also serve as an aerial salute. हवा में उड़ते हुए They show पैसेंजर respect, एयरप्लेन को display देखकर ही लोग इतने aircraft, रोमांचित हो जाते हैं। जब showcase फाइटर flying प्लेन उनके drills, ऊपर and से of गुजरे, course, वो भी करतब delight करते हुए the उन public. लोगों के लिए, उनको दिखाने के लिए, तो सोचिए जरा उन लोगों के मन में कितना उत्साह होगा, Of कितने course, रोमांचित a lot of होंगे। delight for the ये public देखिए, सबको has इंतजार है, already सबको taken पता है, place. बता दिया गया है कि फ्लाई पास्ट होने वाला है। People here लोग अपने बच्चों को ले absolutely जाते हैं enthralled. And दिखाने for के लिए कि ये fly देखिए, past, in the पता नहीं words दोबारा of the देखने का pilot, मौका मिले या नहीं। The thunder becomes felt in उनको the एक heart कौतूहल and जल्दी से not जल्दी in the दिखाते हैं, head. जिससे कि उनकी It is through दिलचस्पी fly-past इस जिंदगी में that बढ़े। ceremonial and national pride also ये imprint देखिए, themselves ये on पहले a चॉपर्स आ रहे nation's memory. या अभी आप देख रहे हैं, पहले And here we 3 are, चोपर आ the रहे beginning of the हैं। flight उसके path, बाद chakra में formation, मिराज 3 जो डीप Mi-35 helicopters in Vic रेंज formation, फाइटर है, वो आएंगे। flying at a speed of 240 kilometers per hour, led by Wing Commander Rajesh Verma. The captains of the other 2 helicopters are Wing Commander Karan आसमान में Kumar तिरंगा भी and बनाएंगे? Wing Commander Abhijit अपने Prakash स्मोक से या Deshpande. कुछ? वो सी हरकुलस बनाएंगे। looking towards the Rashtrapati Bhavan side, and 4 aircraft will come in from that side and exit towards the India Gate side. This is the Mi-35, an attack helicopter. Mi-25 हमारा जोधपुर से अलग-अलग उड़ानें भरकर भारतीय वायुसेना के इन विमानों ने आज राष्ट्रपति Watch me as I become one with the wind and one with the sky and the sun. Watch me as I fly true into the vast, seamless blue. And why not? Our men in uniform personify discipline, daring, and duty. is a new induction into the transport fleet of the Indian Air Force and is optimized for undertaking special operations. These aircraft have got airborne from air station Jaisalmer and where you can see And on your screens, the Hercules formation comprising 3 C-130J Super Hercules aircraft in Vic formation. formation is flying at the speed of 300 The Super Hercules is a new induction into the transport fleet of the Indian ये Air Force. राजपथ पे परेड में पार्ट ले रहे हैं। And this पहली बार formation इन्होंने is हिस्सा लिया। flying at 300 kilometers per hour at a height of 300 meters above us and is led by Group Captain Tejveer Singh. The other 2 aircraft are captained by Wing Commander P. Joshi and Wing Commander Raji Nair. Hercules. displaying the might, self-reliance and the capability of the Indian Air Force in succession is Deepak formation. The formation comprising 1 I-78 tanker aircraft, 2 A-32 and 2 Images to be imprinted in our minds. medium-range airlift transport aircraft, while the Tornado is a short-range lift airlift transport शुक्रिया, आज कोहरा नहीं है aircraft. इसीलिए साफ आप देख पा रहे हैं आसमान में भी। Air-to-air refueling in mid- खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। और पहली बार ये जो सी हरक्यूलिस विमान आप देख रहे हैं, पहली बार। अभी जो आप देख रहे हैं, ये है IL-78, इसको गजराज भी बोलते हैं, और ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करने के लिए Formation is being led by Group Captain अभी यूज किया जा Anil रहा Kumar है। Singh. साथ में पैराट्रूपिंग के लिए और सेना का सामान ढोने के लिए भी जाता है। इसके एक साइड में 2 M-32 हैं, एक साइड में 2 डोनियर। While Wing Commander Samir Ranjan Das and आप Flying इसकी Officer साइज Sharad देख के अंदाज Saurabh लगा are सकते in हैं। command of the काफी Dornier बड़ा लगा, aircraft. आगे वाला जो है बिल्कुल, IL-78 ये बिग बॉय फॉर्मेशन के अंदर उड़ रहा है। और ये फाइटर प्लेन है, ये फाइटर प्लेन भी हो नहीं, सकता है, नहीं, ये नहीं, बॉम्बिंग नहीं ये कर कार्गो सकता, प्लेन, ये कार्गो बॉम्बिंग प्लेन। नहीं कर सकता। नहीं, कार्गो बिल्कुल इंडिया गेट के ऊपर से निकले हैं बिग बॉय फॉर्मेशन के अंदर। ये वाली योद्धा, ये सब पहली प्रतीक है जोश, उत्साह, बहादुरी,
कितना जबरदस्त कोऑर्डिनेशन होता होगा As मेजर heads पूनिया। turn skyward परेड and कब the खत्म gaze हो रही है, searches उनको out कब the किस glimmer of टाइम silver पर and इंडिया a गेट के message राजपथ के ऊपर से seems निकलना है। निकलना है। going out from the ये कहाँ से present coordinate to the होता है ये सब? future. ये We जो एटीसी see है you पालम and पे we वहाँ are से कोऑर्डिनेट होता है preparing और to जो meet you. आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर सेरेमोनियल यूनिट है वो मिनट टू मिनट उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं कि किस समय कौन सा दस्ता निकल चुका है और ये पहले ही एयर में होते हैं। द मोमेंट दे गेट ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं और कहाँ लैंड करते ये हैं? पालम Jaguar पालम deep penetration strike aircraft in arrowhead formation. ये मेरा स्पीड देखिए। डीप रेंज फाइटर This formation led by Wing Commander Abhijit Nene Also flying in arrow formation. at a speed of 780 kilometers per hour. 780 किलोमीटर की स्पीड से इसीलिए दिखाई भी दे रही है, सबसे तेज यही थे अभी तक। And now 5 MiG-29s, air superiority fighters of number 223 Squadron in Fulcrum. They call the Trident. इसका तालमेल देखिए। Thunder in the sky. Wing Commander Shekhar Yadav was leading this formation. और कोऑर्डिनेशन का खास For इंपॉर्टेंस these men in blue of the Indian Air Force, the blue sky seems to और be इतने an नजदीक extension of them as they take wing. Sukhoi 30 MKI. Please stand by ये for अभी this तक wonderful हमारे maneuver देश which के you पास can see the सबसे अच्छा Trishul फाइटर maneuver. है। Wing हमने Commander रशिया से Harshit लिया Mishra लेकिन अभी भारत is का भी leading it. रशिया की कोऑर्डिनेशन से बन रहा है और अभी हमारे पास 157 सुखोई 30 मैक 1 एयरक्राफ्ट है। Peeling off in अभी 3 इनके different बाद में directions. अलग अलग डायरेक्शन में निकल रहे हैं। इसके बाद में एक और सुखोई आएगा जो ही राजपथ के ऊपर राष्ट्रपति महोदय को क्रॉस करेगा हवा में सीधा ऊपर जाएगा वर्टिकल चार्ली And this is the मनोवर vertical करके फिर आगे Charlie. निकलेगा। Wing Commander Sharat Aneja. सीधा ऊपर जाता ये देखिए। है गिरते हुए। Did you see that? Absolutely gravity फिर defying. नीचे आएगा। आगे आगे चला आगे चला जाएगा। और ऊंचा हो जाए। Every move of theirs achieve अंदाज लगाइए बहुत इस ही स्पीड से उतना ऊपर जाना फिर प्लेन का गोते लगाना और फिर उसको संभाल के फिर वापस आगे तो लेके करतब जाना। दिखाने वाले भी अलग पायलट्स होते होंगे, फाइटर पायलट्स। नहीं, सारे फाइटर सारे फाइटर पायलट्स इस तरह के करतब कर सकते हैं। और जबकि ग्रेविटेशन का उनके ऊपर खुद का इफेक्ट होता है और जब आदमी टर्न कर रहा है और मशीन में बैठा हुआ है, कभी सिर के बल है कभी पैर के बल है, तो ये बहुत ही हिम्मत की बात है। ये मैन और मशीन का अल्टीमेट कोऑर्डिनेशन है। बहुत खूबसूरत बात कही। मैन और मशीन का वाकई एकदम अल्टीमेट कोऑर्डिनेशन। आकाश की ऊंचाइयों को शान से छूना है, ये मूल जैसे मंत्र आपने है मैन और हमारी एनिमल का वायुसेना अल्टीमेट का। कोऑर्डिनेशन बैंड में देखा ऊँटों पर और घोड़ों पर देखा सवारों को। करने वाले फ्लाई पास्ट के साथ 64वें गणतंत्र दिवस परेड का शानदार समापन हुआ। धर्मनिरपेक्षता, भाईचारे और सांप्रदायिक सद्भाव की अनुपम नींव पर खड़ी है विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र जस्ट भारत अभी गणराज्य की कुछ गुब्बारे इमारत। तिरंगे के रंग के जो प्रेसिडेंट को सैल्यूट जब हो जाएगा, उनके अंगरक्षक जब सैल्यूट दे देंगे और जब वो चले जाएंगे उस वक्त सब स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर ये राजेंद्र जो आप प्रसाद देख ने रहे हैं भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र अंगरक्षक के के उदय पर कहा था जो जवान आज का अपने दिन घोड़ों के साथ श्रमिकों चार्जर्स के साथ और कामगारों, वापिस राष्ट्रपति महोदय का जो डायस है उसके सामने इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ पे फिर दोबारा राष्ट्रपति महोदय को राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी और उसके बाद में समर्पण करने का राष्ट्रपति जनगण मन होगा और फिर राष्ट्रपति को एस्कॉर्ट और सिक्योर करके वापस रायसीना हिल को प्रस्थान किया जाएगा। फिर बाकी लोग वहाँ से। फिर बाकी लोग। Here today actually being lived collectively. 10:18 पर बृहस्पतिवार रोमांच और जोश से भरे ये क्षण देशभक्ति और राष्ट्र गौरव की भावना को और मजबूत करते हुए हमें खुशी है कि आज की भव्य परेड और समारोह के मुख्य अतिथि भूटान नरेश जिग्मे गेसर नामग्याल वांगचुक ने भारत के विकास और जो समृद्ध घोड़े आप संस्कृति देख रहे हैं के विविध राष्ट्रपति रूपों के अंगरक्षक के प्रदर्शन उनमें के एक गौरव ऐसा भी घोड़ा हमारे है साथ जिसका
दोनों देशों के अभी बीच तक मैत्री भारत का भावना रिकॉर्ड और है कड़ी सबसे ऊंचे कूद का। उन्होंने 195 सेंटीमीटर ऊंची छलांग लगाई थी। उनका नाम फरियाद है और वो अकेले ऐसे घोड़े हैं जिसको राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष दोनों द्वारा सम्मान मिला हुआ है। will be escorted by हिंदुस्तान में सबसे ऊंची छलांग लगाने सबसे का ऊंची रिकॉर्ड छलांग लगाने वाले घोड़े राष्ट्रपति अंगरक्षक के, फरियाद नाम उनका। इन सब घोड़ों के नाम होते हैं? बिल्कुल, हर घोड़े का नाम है। जिस घोड़े के ऊपर राष्ट्रपति अंगरक्षक के कमांडेंट जो परेड को लीड कर रहे हैं उसका नाम विराट है और जो सेकंड इन कमांड है उनके घोड़े का नाम विक्रांत है। सुना है काफी खर्चा होता है इनके मेंटेनेंस में, इन घोड़ों को मेंटेन करना। कोई शक ही नहीं है इसमें, क्योंकि इनको हर तरीके का केयर है जो इंसान को चाहिए वही इनको भी दिया जाता है। The commandant will now give the word of command for the national anthem. ये प्रेसिडेंट के डायस के सामने बॉडीगार्ड के कमांडेंट है कर्नल तेजवीर सिंह मुंडी। ये राष्ट्रीय सलामी दे रहे हैं राष्ट्रपति महोदय को। तो प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड्स राष्ट्रपति जी को लेकर उनका काफिला लेकर उन्हें चले जाएंगे, राष्ट्रपति भवन चले जाएंगे। बिल्कुल। And as we approach the conclusion of the Republic Day celebrations on Rajpath, we see a symbolic rising of our aspirations. Balloons in the colors of our national flag reaching up for the sky, embodying the dreams of every Indian as if towards a higher calling. Their gentle upward movement indicating that patriotism and service for the country is not a short, frenzied burst of emotion or enthusiasm, सरकार में भी विपक्ष में रहते हुए भी, and लेकिन steady राष्ट्रपति के तौर पर dedication of पहली a बार। lifetime. आप देख रहे हैं राष्ट्रपति के आगे उनके दोनों एडीसी अब तो तिरंगे की अगुवाई ही करके धूम उनको है। लेके जाते हैं। चाहे वो हर भारतीय का हृदय हो या विशाल आकाश, वो भी एक दिल सारा के नजारा जाते हैं, उनका भी दिखते तिरंगे के कितना रंग में पापुला खिल कदम उठा है। गणतंत्र की भावना देखिए आप। राजपथ से राष्ट्रपथ तक नित नए आयाम, नित नए कीर्तिमान का लक्ष्य लिए। जय हिंद। एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में हम, क्या नाम है अपना जहां में खड़े हैं कहाँ पे हम, है हमें जाना कहाँ, चले हैं कहाँ पे हमसे पूछे है ये माँ मेरे वतन। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे। जाना है तारों से आगे अपने
पे हम सारी दुनिया अभिमान में मगन। तुझे सलाम, तुझे तो देखा आपने, बहुत ही खूबसूरत परेड इस बार के गणतंत्र दिवस की खत्म हो गई है। मेजर पूनिया, ब्रिगेडियर मिश्रा हमारे साथ हैं। पिछली बार जाहिर है, पिछली बार भी आपने बहुत करीब से देखी थी, तैयारियों में भी आप रहे होंगे। इस बार आपको कुछ पिछले साल के मुकाबले और बेहतर लगी? देख पाएंगे क्या कोशिश होती है वैसे कि पिछली बार के मुकाबले हर साल इसे और बेहतर बनाया जाए? कुछ बदलाव तो रहते हैं। इरादा बेहतर करने का हमेशा ही रहता है, लेकिन जहाँ तक परेड का सवाल है, भारतीय सेना की जो ये परेड देख रहे थे, मैं इतना ही कहूँगा कि हर बार इनका जो दर्जा है वो हमेशा अव्वल ही रहता है। तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता कभी भी कि वो अच्छी थी या ये अच्छी थी। बस ये है कि सिर्फ राष्ट्रपति बदले हैं, बाकी परेड वैसी की वैसी। ब्रिगेडियर साहब, आपके एक्सपीरियंस में आपको कोई ऐसी परेड याद आती है जो एकदम अलग स्टैंड आउट करती हो, या आज आपको लगता है कि आज की परेड प्रदर्शन हर साल अच्छा रहता है? और जहाँ तक ड्रिल का सवाल है, जहाँ तक इक्विपमेंट का सवाल है, इक्विपमेंट में इस बार आपने अग्नि मिसाइल देखी, अग्नि 5, और बाकी तो परेड का जो स्टैंडर्ड है वो हमेशा अच्छा रहा है और इस बार भी बहुत ही अच्छा है। और परफेक्शन जितना ही आप देख रहे हैं हर झांकियों में, टैब्लूज में, हर में अच्छा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि हर साल ये प्रदर्शन अच्छा रहता है और अच्छा रहेगा। पहले आप बता रहे थे कि शुरुआत में तो लोग भी नहीं आते थे। शुरुआत में इतना परफेक्ट नहीं था, न तो इतना इवॉल्व था, न तो इतना सिलेक्टिव था, लेकिन अब ये सब चीज़ें इनकम्पासिंग भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये चीज़ें अभी विशेषताएं हैं और आगे आने वाले दिनों में शायद इसमें झांकियां और भी बेहतर तरीके से आएँ और टैब्लूज के भी स्टैंडर्ड अच्छे हों, या ग्रुप जो डांस है, जो कल्चरल एक्टिविटी हैं, उनके बेहतर हों। परेड तो मैं समझता हूँ कि सैनिक हमेशा अच्छे रहे हैं, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। बिल्कुल, आप कह रहे थे कि परंपरा ज्यादा है लेकिन अपनी ताकत दिखाने का एक मौका कहीं ना कहीं रहता है, इसीलिए जो लेटेस्ट हमारे पास हथियार रहते हैं उनको इसमें रखा जाता है। लगता है कि जब देशवासी देखते हैं, दुनिया की नजर तो रहती ही होगी, लेकिन जब देशवासी देखते हैं तो उनको भी अच्छा लगता होगा। सही बात है, दर्शनीय है, कर रहे हैं, फौजी ताकत हमारी बढ़ रही है, दर्शनीय है। आदमी को यह फील होता है, जो देखने वाले हैं दर्शकों को फील होता है कि हाँ, ये हमारे पास अस्त्र हैं, शस्त्र हैं। ये तो सही बात है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन का दर्जा इतना ऊंचा हो गया है कि हर दिन एक साल के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है कि 26 जनवरी को ही देख के करें। हर दिन ये इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, सिर्फ हम ही को नहीं, और भी देशों को, और भी लोगों को। और जब हमारे कोई एक्टिविटी शुरू होती है तो जो इंटरेस्टेड देश हैं, इंटरेस्टेड लोग हैं, उनको काफी पहले पता लग जाता है। लेकिन ये अपने में एक मायने रखता है आज भी। बिल्कुल, मेरे सब इसीलिए जाहिर है सबको पता है हिंदुस्तान के पास कोई नया हथियार आ रहा है, आने वाला है, हमने खरीद लिया है, हम बना रहे हैं, किसी से बनवा रहे हैं, सबको पता रहता है लगातार एक अपडेट। लेकिन उसको बाकायदा फिजिकली यहाँ लाकर परेड में दिखाया जाता है, उसका भी एक मकसद होता है। बिल्कुल, एक मकसद ये है कि जो आवाम है उसके अंदर एक भरोसा होता है, और जब आप अपनी आंखों के सामने जब देख रहे होते हैं कि माय गॉड ये हमारे पास है, जैसे अग्नि 5 इस बार नया अग्नि 5 जब एक दुनिया भर में हम कहीं भी मार सकते हैं, अनाउंस करने वाला बताता है कि ये वो वाली मिसाइल है जो 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, तो जो दर्शक जो लोग बैठे हैं, जो टीवी पे देश के कोने कोने से सुन रहे हैं, उनको कहीं मन के किसी पीछे वाले हिस्से में
एक भरोसा मिलता है, एक सर्टिफिकेशन मिलता है कि हम सुरक्षित हाथों में हैं और हमारा मुल्क उन लोगों के हाथों में है जो देश की सुरक्षा करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अनेकता में एकता आज के दिन सामने रूबरू दिखाई पड़ती है। बिल्कुल सही है। ये इन्हीं रंगारंग तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। 4 तस्वीरें दिखाते हैं आपको। देखिए, जो झांकियां आज निकाली गई हैं अलग अलग राज्यों की, जबरदस्त अलग अलग तरह के रंग देखने को मिले थे। गुजरात की झांकी देख लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इन्हीं तस्वीरों के साथ छोटा सा ब्रेक। चलिए अभी ब्रेक थोड़ी देर में ले लेंगे। फिलहाल कुंभ की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, और ये देखिए गणतंत्र दिवस के मौके पर महाकुंभ चल रहा है, सब जानते हैं। वहां भी देखिए साधु संतों में भी कितनी श्रद्धा है। देखिए, राष्ट्रीय पर्व के सामने बाकी जितने भी पर्व हैं सब कहा जाए तो थोड़े फीके हैं। देखिए वहां भी झंडा फहराया जा रहा है। इसी तस्वीर के साथ आपको छोड़े जाते हैं।